नमस्कार। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी भूल सुधार। यह तस्वीर गाजी बाबा के नहीं है। आज का पॉडकास्ट जब हमने पहले अपलोड किया था तो गलती से गाजी बाबा की जगह देश के सम्मानित पुलिस अधिकारी एमएफ फारूकी साहब की तस्वीर इस्तेमाल कर ली थी। फारूकी साहब बीएसएफ के डीआईजी रहे हैं और बॉर्डर पर ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन करने के साथ साथ 22 पाकिस्तानी स्मगलर्स को भी ढेर कर चुके हैं। गफलत दरअसल इसलिए हुई क्योंकि गाजी बाबा की कोई तस्वीर इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। हमारी टीम ने जब सर्च किया तो बीएसएफ के यूट्यूब चैनल पर गाजी बाबा के मारे जाने पर एक वीडियो मिला जिसे फारूकी साहब ने ही लिखा था और नरेट किया था। वीडियो में तस्वीर भी फारूकी जी की ही थी, लेकिन इसका कहीं जिक्र नहीं था कि यह तस्वीर उनकी है। हमारी टीम से यही गलती हो गई। उन्होंने सोचा कि वीडियो गाजी बाबा पर है तो तस्वीर भी शायद गाजी बाबा की ही होगी। क्रॉस चेक में भी टीम की कमी रही और इसलिए हम अपनी गलती को स्वीकारते हैं। हमने गलत तस्वीर के इस्तेमाल की जानकारी मिलते ही तुरंत वो वीडियो हटाया, एमएफ फारूकी साहब से खुद खेद जताया और आप दर्शकों से भी हम माफी मांगना चाहते हैं। मेरे 20 साल से ज्यादा की पत्रकारिता में आपका भरोसा ही सर्वोपरि रहा है और हम आगे भी उसे कायम रखेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। आइए अब शुरू करते हैं वीडियो। कैसे भारत के ओसामा बिन लादेन कहे जाने वाले गाजी बाबा को ठोक दिया गया। और गाजी बाबा वही शख्स जो कि संसद हमले का मास्टरमाइंड रहा। वो ऑपरेशन जिसमें बीएसएफ के डीआईजी रहे नरेंद्र नाथ दुबे जी को 7 गोलियां लगी। शुरू में तो ये लगा कि दाहिने हाथ में ही लगी है और हाथ झूल गया था। आपका हाथ दिखाएंगे एक बार दर्शकों? हाँ, कंप्लीट ये आपका हाथ हो गया था। ये और ये ओह गॉड, पोस्ट सर्जरी ये छोटा भी हो गया इस हाथ से। चीज क्या था गाजी बाबा? तो फेक पुर्तगीज पासपोर्ट पर वो ढाका एयरपोर्ट के जरिए वो मालदा से दाखिल हुआ बंगाल में और सबसे पहला उसने विजिट किया देवबंद। मसूद अजहर ने देवबंद से वो अयोध्या गया क्योंकि उससे पहले बाबरी मस्जिद डिमोलिश हो चुकी थी। गाजी बाबा भी इसी के लिए प्रिपेयर्ड ही हो रहा था कि मौलाना मसूद अजहर की किस्मत जवाब दे गई और वो भारत में घुसने के 39वें दिन ही अनंतनाग में अरेस्ट हो गया। तो गाजी बाबा वाज द फिटेस्ट पर्सन क्वालिफाइंग ऑल द क्यूआर ऑफ रिप्लेसिंग मौलाना मसूद अजहर और वो पाकिस्तान के आईएसआई के मेजर रैंक के रोल पे था। और अगला इन्होंने जो कांड किया वो कांड ये था कि मौलाना का जम्मू जेल से सुरंग खोद के भागने की कोशिश। मौलाना मसूद अजहर की। तो मौलाना मसूद अजहर जो उसको पीछे पीछे फॉलो कर रहा था वो सुरंग में फंस गया। तो बाद में उसको सुरंग से खींच के निकाला गया और सीआरपी के सेंट्री ने बोला, मौलाना साहब सुरंग से भाग के पाकिस्तान जाना है तो या तो सुरंग चौड़ी खोद लो या अपना वजन कम कर लो। ये उसको बोला था उसने। पीरियड जो था वो प्रॉपर फिदाइन अटैक का पीरियड आ गया। ओवर रूल नहीं, प्रधानमंत्री बाय रोड जाएंगे, डाउन टाउन होके जाएंगे। और डाउन टाउन होके जाना कि मतलब मधुमक्खी के छत्ते से क्रॉस होके जाना। दैट वाज द मोदी चल। और वो भी देश का प्रधानमंत्री। उसको झेलम ब्रिज क्रॉस करना ही करना है। कंप्लीटली सेफली वो एयरपोर्ट से और वेन्यू तक पहुंच गए, पूरा डाउनटाउन क्रॉस करके, कोई घटना नहीं हुई। लेकिन जहां वो पहुंचे वेन्यू पे, पहुंचते ही 2 घटनाएं। एक क्लिपबोर्ड और कागज दिया। तो मैंने कहा एक कागज पे वो सारी चीज लिखो जो तुम्हें पसंद है और दूसरे कागज पे वो सारी चीज लिखो जो तुम्हें पसंद नहीं है। जो पसंद नहीं है उसमें पहली चीज लिखी कि मतलब मैं निर्वस्त्र होना पसंद नहीं करता। और आपने उसको कहा कि नंगा तो पहले ही। तो हमने बोला यार हमारा उसूल है जो तुम्हें पसंद नहीं है वहीं शुरू करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। हमने सेट अपने हाथ में ले लिया तो उस पर भर्राई हुई उसकी आवाज आई। 39 गाजी बाबा की 39 उसका कोड था। वो किसी थर्ड पाकिस्तानी से बात कर रहा था कि 08 ट्रेस नहीं हो रहा है कल से, देखना क्या पोजीशन है। 08 ये था। और रेडिंग टीम मैंने खुद डिसाइड किया कि ये 9-10 लोग होंगे जो अंदर घुसेंगे, जिसमें मैं खुद था। टॉप फ्लोर पे लाइट जली थी उस समय जब हम लोग घर घेर रहे थे। टॉप फ्लोर पे लाइट जली ये अनयूजुअल नहीं है, लेकिन लाइट जली और फिर बुझ गई वो अनयूजुअल है। उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि हमने बढ़ई से पूछा, कहा सा, तो बढ़ई ने कहा सर घर यही है और वो शीशा। बढ़ई का शीशा को इशारा करते नमस्कार। हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसे बेहतर ढंग से देख पाएं, वृहद तौर पर समझ पाएं। और आज टॉप एंगल में जो हमारे मेहमान हैं वो आपको इस देश की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसी कैसी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, क्या क्या झेलना पड़ता है, इस सब को टॉप एंगल पर ले जाकर देखने में मदद करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत के ओसामा बिन लादेन कहे जाने वाले गाजी बाबा को
ठोक दिया गया, कश्मीर के अंदर घुसकर ठोक दिया गया। वो ऑपरेशन जिसमें बीएसएफ के डीआईजी रहे नरेंद्र नाथ धर दुबे जी को 7 गोलियां लगी, हाथ झूल गया, कटकर मतलब अलग होने वाला था। वो ऑपरेशन कैसे हुआ, भारत का सो कॉल्ड ओसामा कैसे मारा गया, और कश्मीर की क्या स्थिति थी। जो लोग गाली देते हैं कि अरे बुरहान वानी तो टीचर का लड़का था, उन्हें आज देखना चाहिए कि कश्मीर में भारत की एक एक इंच जमीन के लिए किस तरह से उसे सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान को कुर्बान देने के लिए लोग तैयार रहते हैं। हमारे साथ बीएसएफ के डीआईजी रहे नरेंद्र नाथ दुबे जी मौजूद हैं। कीर्ति चक्र से आप सम्मानित रहे हैं। सर बहुत बहुत आपको प्रणाम और बहुत बहुत सलाम कि आपने जो काम किया है। बहुत सारे आज की युवा पीढ़ी जो है वो गाजी बाबा को नहीं जानती होगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारत का ओसामा एक तरीके से आप उसको कह सकते हैं। जिस तरह से वो जैश का बड़ा कमांडर और कश्मीर का मेन कमांडर आप कहिए, जिसने मसूद अजहर के बाद आप कहिए कि भारत में बहुत आतंक फैलाने में भूमिका निभाई, और गाजी बाबा वही शख्स जो कि संसद हमले का मास्टरमाइंड रहा, जिसने कश्मीरी पंडितों को मारा, श्रीनगर में जो आर्मी हेडक्वार्टर रहा वहां पर कार ब्लास्ट करना, बहुत सारी चीजों में वो शामिल रहा। सर पहले तो ये बताइए कि जब आपने उसको मारा, ठोका, उसकी फीलिंग आज भी अंदर क्या रहती है कि मैंने गाजी बाबा को मारा है? उसकी जब आइडेंटिटी मुझसे बताई गई, जब फर्स्ट हैंड डिस्क्लोज किया गया, उस समय मैं आईसीयू से पोस्ट सर्जिकल रिकवरी रूम में था। तब मुझे पहली बार पता लगा कि 7 गोलियां लगी हैं। शुरू में तो ये लगा कि दाहिने हाथ में ही लगी है और हाथ झूल गया था और वो हमारी कमांड नहीं सुन रहा था। आपका हाथ दिखाएंगे एक बार दर्शकों को? हाँ, कंप्लीट ये आपका हाथ शोल्डर्ड हो गया था। ये और देखिए, ये ओ गॉड, अब पोस्ट सर्जरी ये छोटा भी हो गया इस हाथ से, और इसको 3 प्लेटें लगा के सिक्योर किया। कहाँ कहाँ गोली लगी थी आपको? हमारे पेट में लगी, जो पेट के अंदर ही है, अभी यूरिन ब्लैडर के ऊपर ही पड़ी हुई है। पेट के अंदर है? हाँ, सियाटिक नाच उसने, वो एंट्री के समय उसने लंबर प्लेक्सस को ब्रूज कर दिया, जिससे राइट लेग में पैरास्थीसिया, पैरालिटिक रेडिकुलोपैथी इफेक्ट है, और एक और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि मतलब अब उसकी एमआरआई नहीं हो सकती मेरी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में वो सैंपल बुलेट मूव कर गई थी। तो एम्स ने सर्टिफाई किया कि इनकी एमआरआई कभी नहीं करना। तो वो एक हैंडीकैप है कि मतलब कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आई कैनॉट बी पुट अंडर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस टेस्ट। 2 गोली आपके पेट में लगी जो कि अभी भी पेट के अंदर है? एक पेट के अंदर, एक पेट के अंदर, एग्जिट हो। और बाकी कहाँ कहाँ लगी? बाकी दाहिने पैर में लगी एक गोली लगी, लेकिन उससे कोई बोन डैमेज नहीं हुआ मेरा। सुपरफिशियल इंजरी थी। और हाथ में बाकी हाथ में लगा 2 शॉट और 2 शॉट लेफ्ट चेस्ट में लगा। तो जिसमें डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन इंसिग्निया यूनिफॉर्म का पार्ट होता है, वो बाई वन का एक स्टील प्लेट का ओवल शेप का होता है, जिसमें प्रशस्ति पत्र लिखा रहता है। तो वो उसी पर कंप्लीट शॉट उसी पर आया, जो गाजी बाबा का बस्ट था वो उस पर आया, और उसने बुलेट्स को डिफ्लेक्ट करके जो कार्डिक एरिया है उसमें ना जाके और साइड के हमारे आर्मपिट के अंदर से फाड़ के निकल गया। यानी एक तरीके से आपको किसी ने बचा लिया ऊपर वाले ने, नहीं तो सीधा सीने में गोली लगती। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल, क्योंकि उसमें कोई रिएक्शन, कोई स्पेस नहीं था, कोई डिस्टेंस नहीं थी। तो उसमें अगर नींद में भी AK-47 लेके किसी के ऊपर फायर कोई करे तो वो पूरे बॉडी पे ही लगेगा। गाजी बाबा ने जब आप पे गोली चलाई AK-47 से, वो कितना दूर था आपसे? जितना मैं और आप, वो उसकी दूरी करीब 4-5 फीट रही, जितना मैं और आप बैठे। इसमें कोई 1-2 फीट और जोड़ लीजिए, बस इतनी ही डिस्टेंस थी। और AK-47 के 7 गोलियां। जी, अरे बाप रे। और ग्रेनेड का एक स्प्लिंटर लगा था फिंगर में, जो कि आउटर लेयर में था, तो वो बाद में निकल गया, ट्रीट हो गया। पूरा पेट आपका मैंने सुना बर्बाद हो रखा? पेट का मेरा एक्चुअली कोलोन खराब हो गया, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन तो मेरी बच गई। मैं किस्मत वाला था, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन रिप्लेस करने की नौबत आई होती तो शायद आज मैं एक्सटर्नल फूड पे होता। अरे बाप रे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मेरी बच गई, लार्ज इंटेस्टाइन मुझे लूज़ करना पड़ा। एम्स ने उसको ऑपरेट करके निकाल दिया और उसके जगह एक एनल पाउच क्रिएट किया। उस एनल पाउच को क्रिएट करने का प्रोसेस 1 साल का था। तो उससे यही है कि पचा हुआ खाना लिमिटेड टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए उसमें स्टोर हो जाता है, और वो लिक्विड फॉर्म में ही हमें डिस्पोज करना पड़ता है नेचुरली। मतलब जो आप दैनिक क्रिया के जरिए पचा हुआ खाना निकालते जी, वो प्रोसेस एक पाउच में आ जाता है। वो पाउच में तब आ रहा था जब उन्होंने लार्जर इंटेस्टाइन को काटा,
तो उसको काटने के बाद इमीडिएटली एनल पाउच नहीं बना सकते थे, उन्हें 3 महीना सेकंड स्टेज के लिए वेट करना था। तो 3 महीना जो उन्होंने वेट किया, उस दौरान वो प्रोसेस कैसे हो, तो उसको उन्होंने प्रोसेस को एक्सटर्नल कर दिया, इंटेस्टाइन को टैप करके आउटर बैगेज लटका दिया। बाप रे। उसको मैं क्लीन करता था और मतलब खाना ऑफिस खाया, पचा हुआ खाना उस बैग में बाहर आया बैग में आ रहा और है। आपने उसको बाहर फेंका। लूज शर्ट पहनता था जिसके अंदर वो थोड़ा सा सैगिंग करके लटकता रहता था, फिर उसको क्लीन कर देते थे। नाइट में उठ के करते रहते थे, कई बार ओवरफ्लो भी हो जाता था। एक आध दफ़ा इंटेस्टाइन का जो टैप्ड पार्ट है बाहर भी होल से आ जाता था, तो उसको अंगूठे से अंदर दबाना पड़ता था। और इन्फेक्शन हो गया तो उन्होंने सेकेंड स्टेज में लेफ़्ट साइड में, एब्डोमेन के लेफ़्ट में उन्होंने दोबारा होल कर दिया, तो वहाँ दूसरा बैग लगा दिया, इस बैग को बंद कर दिया। और लास्ट सर्जरी जो दिसंबर 2007 में हुई, उसमें उन्होंने नेचुरल रूट को रिस्टोर किया और जो एक्सटर्नल बैगेज को हटाया। और उसके बाद भी कहा कि अगर आपको 15-16 बार मोशन जाना पड़े तो ये अच्छा रिजल्ट मानना आप। तो दिन भर में 15-16 बार? 24 घंटा। और पिछले 22 साल से मैं 2-2.5 घंटे कंटिन्यूस कभी नहीं सोया हूँ आज तक, जब से इनकाउंटर के बाद से। मेरी लॉन्गेस्ट स्लीप है 3 आवर्स, कभी 3 आवर्स याद नहीं है कभी सोया हो, क्योंकि अगर इससे बियॉन्ड हो गया तो शायद स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको पैडिंग करनी पड़ती है जस्ट टू प्रोटेक्ट माई क्लोथ्स बेडशीट, क्योंकि उसका और कोई जरिया नहीं है। सॉरी सर, मैं आपको ये चीज़ें याद दिला रहा हूँ, लेकिन मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आप और हम जो घर में सुरक्षित बैठे रहते हैं, कोई भारत का उसामा गाजी बाबा मार दिया जाता है, उसकी एक बड़ी कुर्बानी बहुत सारे लोगों को चुकानी पड़ती है। आप सोचिए, कोई आदमी जिसने गाजी बाबा को मारा, वो 2 घंटे, 22 साल से 2 घंटे से ज़्यादा लगातार सो नहीं पाया है। और टेलीविज़न स्टूडियो में बड़े-बड़े लोग बैठकर बताते हैं कि बुरहान वानी का बाप जो है वो तो टीचर था, तो वो तो बेचारा कुछ हुआ होगा, तब उसको ये रास्ता अपनाना पड़ा। खैर, इसलिए मैं आपको ये भी बताऊं कि सर पर एक फिल्म भी आ रही है, ग्राउंड ज़ीरो, जो कि इमरान हाशमी जिसमें हीरो हैं। जी। तो सर, हमारे पास ये था विकल्प कि हम फिल्म के हीरो से बात करें या रियल लाइफ के हीरो से बात करें, तो हमने कहा अरे छोड़ो, रियल लाइफ के हीरो से बात करते हैं, फिल्म वाले तो बहुत हैं। लेकिन अब आते हैं सर उस कहानी पर जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी, जिसने भारत को बदल दिया। भारत के संसद पर हमला करने वाला जो व्यक्ति, मास्टरमाइंड, उससे हमने बदला लिया, गाजी बाबा। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं होंगे। ये चीज़ क्या था गाजी बाबा? क्यों इसको भारत का उसामा टाइप कहना चाहिए? क्या था वो दौर? गाजी बाबा 1990 के अर्ली में, जो 90s का दशक था, वो एक बड़ा ट्रांजिटरी फेज़ था कश्मीर के टेररिज्म का, जिसमें उधर अफ़गानिस्तान में भी मूवमेंट हो रहे थे, रशियन फोर्सेज वापस चली गई, और पाकिस्तानी मुजाहिद जो अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ रशियन फोर्सेज के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, वो भी बेरोज़गार हो गए। अब रशियन फोर्सेज चली गई, तालिबानी गवर्नमेंट बन गई, नजीबुल्लाह को फांसी पे लटका दिया। तो एक ऐसा फेज़ आया कि ये जितने मस्टर रोल पे ISI स्पॉन्सर्ड मुजाहिद थे, ये इनको सेकंड एम्प्लॉयमेंट मिला JNK में, कश्मीर के अंदर। बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल के थ्रू ये जितने फॉरेन टेररिस्ट फाइटर थे, इनको पाकिस्तान ने डाइवर्ट करने की कोशिश करी इंडियन टेरिटरी में, क्योंकि उस समय कश्मीर की जो लोकल आवाम के अंदर यूथ एजिटेट हो रही थी, उनको एक लीडरशिप चाहिए थी। तो इनके दिमाग में ये था कि मॉड्यूल हम कश्मीरी रखेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो लीडर्स हैं, कमांडर्स हैं, जो इनको इंटीग्रेटेड रखेंगे, वो पाकिस्तानी होंगे, फॉरेन टेररिस्ट फाइटर होंगे। गाजी बाबा भी इसी के लिए प्रिपेयर्ड ही हो रहा था कि मौलाना मसूद अजहर की किस्मत जवाब दे गई और वो भारत में घुसने के 39वें दिन ही अनंतनाग में अरेस्ट हो गया। तो 39 डेज़ की ही उसकी जर्नी रही, क्योंकि उसको हरकतुल मुजाहिदीन की पूरी कमांड कश्मीर में एक्सेलरेट करनी थी, तमाम मॉड्यूल खड़े करने थे। तो फेक पुर्तगीज़ पासपोर्ट पर वो ढाका एयरपोर्ट के ज़रिए वो मालदा से दाखिल हुआ बंगाल में, और सबसे पहला उसने विज़िट किया देवबंद, मसूद अजहर ने। मसूद अजहर, क्योंकि आपको पता है जैश मोहम्मद का जो अकीदा है, जो उसकी एक रिलीजियस फ़िलासफ़ी है, रेडिकल फ़िलासफ़ी है, वो टोटली देवबंदी अकीदा पे आधारित है। ये बड़ा भारी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो मसूद अजहर भारत जब आया तो सबसे पहले देवबंद गया? देवबंद गया। देवबंद हमारी खबर के हिसाब से 7-8 दिन रहा। अच्छा। देवबंद से वो अयोध्या गया, क्योंकि उससे पहले बाबरी मस्जिद डिमॉलिश हो चुकी थी। तो जैसा कि कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद को देख के उसके अंदर एक बड़ा सा गुस्सा सा आया कि वहाँ से उसने अपना एक रेडिकल इंस्पिरेशन लिया
और वहाँ से जम्मू ट्रैवल किया। जम्मू से वो अनंतनाग गया, साउथ कश्मीर का जो हार्ट है। वहाँ पर उसने एक अंडरग्राउंड रिपोर्टर से बात करी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के आउटफिट के जो चीफ थे उनसे बात करी, और वह मीटिंग लेके वो बड़े क्लैंडस्टाइन वे में निकल ही रहा था कि अनंतनाग तिराहे पर उसकी टैक्सी खराब हो गई। हो कई बार किस्मत भी फूटती है, इनकी भी किस्मत फूटती है, मतलब ऐसा नहीं है कि दे आर लकी एवरी डे। तो उसके साथ सजाद अफगानी था, पीओके कोटली का नाम मैंने इसलिए मेंशन किया कि IC 814 हाईजैकिंग के बाद जब एक्सचेंज में एक टेररिस्ट की कब्र से हड्डियां भी मांगी गई थी, वो यही सजाद अफगानी था। तो ये दोनों उतर के एक ऑटो में शिफ्ट हो रहे थे। BSF के एक अलर्ट पेट्रोल पार्टी ने इन्हें पकड़ लिया। उन्होंने जब पकड़ा तो उन्हें इनके प्रोफाइल के बारे में नहीं पता था इतना, क्योंकि फुट सोल्जर कांस्टेबल्स उन्हें इतना डोजियर तो था नहीं, और तब मौलाना का कंप्लीट डोजियर हमारे पास भी नहीं होता था। उसको हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद वो नॉर्मल पासपोर्ट एक्ट वायलेशन के चक्कर में कोई छोटे से चार्जेस में शायद हो जाता, तब तक टॉप लेवल पे बात हुई और कहीं से उसका प्रोफाइल एक्सचेंज हुआ और ये बोला कि नहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है ये। तो ड्यू प्रोसेस के बाद मौलाना मसूद अजहर कोट बलवाल जेल जम्मू चला गया जुडिशियल कस्टडी में। तो जो पाकिस्तान ISI ने ये नहीं सोचा था कि इसकी मुकद्दर सिर्फ 39 साल की थी भारत के अंदर। 39 दिन सॉरी। तो 39 दिन का वो इन्वेस्टमेंट लेके नहीं चले थे, बट वो हुआ। तो उनको लगा कि अब इसका वैक्यूम है वो कौन कवर करेगा। तो गाजी बाबा वॉज द फिटेस्ट पर्सन हैविंग क्वालिफाइंग ऑल द QR ऑफ रिप्लेसिंग मौलाना मसूद अजहर। और वो पाकिस्तान के ISI के मेजर रैंक के रोल पे था और जिसने कंप्लीट लड़ाई लड़ी थी अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ही वॉज वेल ट्रेंड। तो इसको कश्मीर में इंडक्ट किया गया। इंडक्ट करने के बाद लोकल टेररिस्ट ग्रुप को ऑर्गेनाइज करना, और सबसे बड़ी मुहिम थी मौलाना को इंडियन जेल से छुड़ाना। छुड़ाने की मुहिम 94 से शुरू हो गई थी। 94 वॉज द फर्स्ट ईयर जब मैं कश्मीर में पहली बार गया, साउथ कश्मीर, अनंतनाग, पुलवामा। 94 में मूव किया, 97 तक मैं रहा, 3 साल रूरल टेररिज्म में। तो WBR की रीमॉडिफाइड BSF बटालियन थी, 1970 वार लड़ी हुई, उसको बैरकपुर कोलकाता में वो रेज हुई थी, मैं उसी में पोस्टेड था। पंजाब टेररिज्म से मैं लौटा ही था, तो बटालियन लेकर डिप्लॉयड रहा और 3 साल साउथ कश्मीर की पूरी नब्ज हमने देखी। वो पूरी अलग दास्तान है कि कामयाबियों का सिलसिला, लेकिन ये सब चीज़ हमारे प्रेजेंस में हुआ जब हम खुद वैली में थे। 95 में इन्होंने सेकंड बड़ा सेंसेशनल इसने किडनैपिंग किया था 6 फॉरेन टूरिस्ट का। आड़ू पहलगांव, एक गाजी बाबा ने। आड़ू एक बड़ी काफ़ी सॉट आफ्टर टूरिस्ट प्लेस है, जिसमें नॉर्वेजियन था, ब्रिटेन था, और एक को गर्दन भी काट दी थी इन्होंने। बाद में उनकी बॉडी नहीं मिली, बस उसके पीछे एक ही डिमांड थी कि अंडर हैंड या पर्दे के पीछे से कहीं मौलाना को इंडियन जेल से छुड़ा लिया जाए, लेकिन उनका ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। इट वाज रिजेक्टेड बाय एट टॉप लेवल कि नथिंग डूइंग, दिस नॉनसेंस। उस नेगोशिएशन के लिए पाकिस्तान असेंबली में आपने ख्याल से देखा होगा, एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी इसका चीफ है जो चुंदरी कलर का पगड़ी बांधता है, मेहंदी दाढ़ी है, कोई उलेमा हिंद करके एक पार्टी, उसका एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी भी है वो। अच्छा। ये ट्रैवल करके दिल्ली आया था। मेरा ये मानना है उसी फेज़ में कि प्रोबब्ली ही हैड कम एज ए पार्ट ऑफ नेगोशिएशन, और वो फिर शाम को वापस भी चला गया, क्योंकि इसको टीवी पर मैंने देखा था उस टाइम में पुलवामा में। और अगला इन्होंने जो कांड किया वो कांड ये था कि मौलाना का जम्मू जेल से सुरंग खोद के भागने की कोशिश, मौलाना मसूद अजहर की। मतलब जम्मू कोट बलवाल जेल के अंदर इस साइज़ की सुरंग खोद देना कि जिसमें ह्यूमन बीइंग निकल जाए, मतलब ये बड़ी काफ़ी पॉइंट ये था कि पूरे जेल में पाकिस्तानी थे। जितने टेररिस्ट पकड़े जाते थे किसी का क्रिमिनल हिस्ट्री तो था नहीं, हॉट इनकाउंटर में अगर मारे गए तो अलग बात है, प्रोफाइल इनकी नहीं थी, उनके ऊपर इनैक्टमेंट ऑफ लॉ क्या करेंगे आप, एविडेंस होता नहीं था, कोई विटनेस गवाही देने के लिए तैयार नहीं, तो आपको एक प्रोसेस तो फॉलो करना है। तो जम्मू जेल के अंदर इनका बहुत ही स्ट्रांग कंट्रीब्यूट था। तो भागने की कोशिश में सजाद अफगानी मारा गया, क्योंकि CRP के सेंट्री ने उसको देख लिया, और वो जब मारा गया तो मौलाना मसूद अजहर जो उसको पीछे पीछे फॉलो कर रहा था वो सुरंग में फंस गया। तो बाद में उसको सुरंग से खींच के निकाला गया और CRP के सेंट्री ने बोला, मौलाना साहब
सुरंग से भाग के पाकिस्तान जाना है तो या तो सुरंग चौड़ी खोद लो या अपना वजन कम कर लो, ये उसको बोला था उसने। लेकिन एनीवे अब बात आगे बढ़ती है तो 1999 का फेज़ आपको पता है, करगिल एंड हाईजैकिंग IC-814। 814 के हाईजैकिंग के बाद तो मौलाना मसूद अजहर हीरो बन गया पाकिस्तान में, क्योंकि रिहाई के बाद वो पाकिस्तान गया और 31 दिसंबर 99 को वो टारमैक ऑफ कंधार पर रिलीज़ हुआ था। 1 जनवरी को क्वेटा के रास्ते से पाकिस्तान घुसा, बहावलपुर गया और 21 जनवरी 2000 को उसने जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की। तो जैश-ए-मोहम्मद का उम्र 25 साल प्लस है आज की तारीख में और उसका संस्थापक मौलाना मसूद अजहर। मौलाना मसूद अजहर इंडियन जेल से बड़ा, उसके हिसाब से बड़ा सेरेमोनियल तरीके से रिलीज़ हुआ, तो उसका बड़ा इस्तकबाल हुआ बहावलपुर में। कई लाख पब्लिक के सामने उसने डिक्लेरेशन किया कि जैश-ए-मोहम्मद, आर्मी ऑफ अल्लाह, जिसकी स्थापना देवबंदी अकीदे पे हुई है। और इधर इंडिया के अंदर गाजी बाबा उसका चीफ ऑपरेशन कमांडर ऑलरेडी सेटल्ड हो चुका था। अब जैश-ए-मोहम्मद के बैनर के अंदर इनको इंडियन सॉइल पे काम करना था। नाम इन्होंने सिर्फ इंटरनेशनल बैन को अवॉइड करने के लिए चेंज किया था, बोतल का बस चेंज किया था, बाकी सारे लेवल बदला था, शराब वही थी। बाकी से सेम था। तो 2000 में स्थापना के बाद इन्होंने 2 बड़े कांड किए। पहला 15 कोर हेडक्वार्टर बदामी बाग कैंट बंटवारा श्रीनगर के सामने मार्केट एरिया में जो अप्रैल 2000 को कार ब्लास्ट हुआ, ब्रिटिश बार्न बिलाल कश्मीरी को इन्होंने चूज़ किया था। उन्हें पहला कार ब्लास्ट किया था जिसमें पूरे मार्केट वगैरह जल गए थे, हालांकि उसमें आर्मी कंपोनेंट का कोई नुकसान नहीं हुआ था। 2000 में मैं दोबारा कश्मीर पहुंच गया। अच्छा। क्योंकि मैं 94 टू 97 था। 97 के बाद हमको 3 साल का एक कूलिंग पीरियड चीफ इंस्ट्रक्टर का मिला इंदौर, मैं वहाँ गया। हालांकि उससे पहले मुझे ऑफ़र मिला कि आप इंटेलिजेंस ब्रांच अगर आप आ सको तो नॉर्थ कश्मीर आपको देते हैं। तो हमने बोला सर अब आफ्टर 3 years आई आल्सो डिज़र्व सम ब्रेक। तो फिर मैं इंदौर चला गया। 2000 का जो फेज चला, फिर वापस में श्रीनगर 3 साल की पोस्टिंग के बाद। इस बार मुझे श्रीनगर सिटी मिला, रूरल कश्मीर नहीं, श्रीनगर सिटी। तो ये ब्लास्ट पहला जब वो करता है तो इस ब्लास्ट को रिपीट करता है फिर जाके दिसंबर में। यानी 2000 का ऐसा साल है जिसमें 2 बार ब्लास्ट होता है। दोनों ब्लास्ट जैश-ए-मोहम्मद ने किया और दूसरे ब्लास्ट में कैजुअलिटी भी काफ़ी हुई। और सन 2000 का पीरियड जो था वो प्रॉपर फिदाइन अटैक का पीरियड आ गया। और ऐसा फेज़ आया, 1999 में पहला सुसाइड अटैक हुआ था बांडीपुर BSF कैंप पे, जिसमें DIG चक्रवर्ती शहीद हुए थे और एक डिप्टी कमांडेंट मोहिंदर लाल उसमें शहीद हुआ था। उसके बाद का जो 2 फिदाइन अटैक है वो बदामी बाग कैंट का सन 2000 का है। और उस वक्त आप वहाँ पोस्टेड थे। तो वहाँ ये लगता था कि दिन में रात में कभी भी मतलब अटैक कहीं से हो सकता है। एनी ह्यूमन बीइंग कैन बिकम अ बमर। वो आप पे सीधा अटैक कर सकता है, गोली चला सकता है, कैंपस में घुस सकता है। ये फेज़ आ चुका था सन 2000 में। तो आप लोगों ने घर पे बता के रखा था कि मैं लौटूं ना लौटूं इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1 साल तो इस वाले सिलसिले में मैंने इंदौर ही परिवार रखा। सन 2000 में मैंने शिफ्ट ही नहीं किया। मैंने सोचा पहले 1 साल मैं देख लूँ, अगर सिचुएशन अलाउ करेगी तो 2001 में लाऊंगा बच्चों को। तब तक मैंने वहीं छोड़ दिया था। और जो पहला फेज़ था साउथ कश्मीर का, उसमें भी मैं परिवार नहीं लाया, मैं अकेले ही था। खाली कभी गर्मी की छुट्टी में 5-7 दिन के लोग आ गए, नहीं तो हम लोग परिवार लाते ही नहीं थे, क्योंकि कैंपस ही सेफ नहीं था। तो 2000 में पहली बार डिक्लेयर किया था भारत सरकार ने सीज़ फायर 1 महीने के लिए। ईद का जो पीरियड है, विंटर्स में ईद आती है, वो कंप्लीट 1 मंथ एज अ गुड जेस्चर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया था कि ठीक है, ईद के दौरान यू आर ऑफरिंग प्रेयर्स, किसी के लाइफ को, किसी के रूटीन को डिस्टर्ब ना हो, नहीं तो घेराबंदी, तलाशी, लोग इसको पसंद तो करते नहीं थे। तो हम नहीं करेंगे कोई एक्शन, रिएक्टिव एक्शन करेंगे, प्रोएक्टिव नहीं करेंगे। इस 30 दिन का हम लोगों ने तो खूब पालन किया, लेकिन जैश-ए-मोहम्मद ने इसको खूब वायलेट किया। इसी 30 दिन के अंदर सुसाइड अटैक हुआ हमारे कैंपस पे, ममता होटल, डल गेट, 63 बटालियन BSF। मिस्टर HH सत्रत कमांडेंट थे, मैं था। 2 आदमी हम लोग BP जिप्सी में घुसे और लेके बाहर निकले। लड़कों का रिएक्शन इतना शानदार था कि हमने कोई बाउंड्री वाल नहीं था हमारे कैंपस में, सिर्फ तार कांटा था जिसमें कोई घुस सकता था। लेकिन उन्होंने 15 फीट का ग्रेवल रोड क्रॉस नहीं करने दिया टेररिस्ट को, और दोनों को मारा हमने। एक संतरी शहीद हुआ उसमें हमारा,
क्योंकि उसमें फर्स्ट गोली जिसको लगेगी वो शहीद होगा ही होगा, उसका कोई बचाव नहीं है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं कैसा कुछ अटैक पता ही नहीं है, सेकंड गोली नहीं लगना चाहिए। हुआ। तो हम लोग बीएसएफ बटालियन के तौर पर पहली हमारी बटालियन थी जिसने सुसाइड अटैक झेला, और उसका कारण ये था कि वी वर द लीडिंग बटालियन अचीवमेंट के मामले में। तो टेररिस्ट की नज़रों में अब हम लोग थे कि भाई ये बटालियन को सबक सिखाना है, नज़र में चढ़े हुए थे। बिल्कुल। और उसके बाद नौहट्टा में जो मेरा रिहायश था उसको इन्होंने आईडी से उड़ा दिया। 80 केजी का इन्होंने गैस सिलेंडर पे आईडी लगाया, और उस रिहायश के नीचे एक शॉप थी बार्बर की, उसमें प्लांट किया। उस दौरान मैं हेडक्वार्टर आया हुआ था, इसलिए मैं बच गया। ओह, पूरा पार्ट उड़ गया, कपड़े उपड़े जल गए, यूनिफॉर्म जल गई, जो कमरा था उसका आधा पार्ट उड़ के लटक गया, लेकिन हमारी एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, सब बच गए। जलती हुई बिल्डिंग से हम लोगों ने रात के 11 बजे तक कंप्लीट आर्मरी खिड़कियों से रस्सियों से बांध के निकाला। बड़ी बड़ी रस्सियों में कंटेनर पीपे के, ग्रेनेड के, वेपन सारे आउट किए, और वी इंश्योर्ड कि हमारा कोई लॉजिस्टिक्स का भी नुकसान ना हो। और ये कार्रवाई हम कर रहे हैं, उस दौरान भी ग्रेनेड अटैक हुआ। यानी हम साल्वेज ऑपरेशन कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन खुद का कर रहे हैं, स्टिल वी आर अटैक्ड। तो ये 2000 का फेज खत्म हुआ, तो 2001 आया। 2001 में गाजी बाबा तो की हिम्मत थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसने पहला अटैक किया 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर असेंबली पर। जम्मू कश्मीर असेंबली का लेकिन सेशन ख़त्म हो चुका था, सब लोग अंदर से जा चुके थे, ये इत्तला इनको नहीं था। तो मैं एक सीक्रेट पेपर्स लेकर के हेडक्वार्टर से जा रहा था डल गेट, और जम्मू कश्मीर असेंबली के मेन गेट के सामने से मेरा रोड था। तो मैं क्रॉस कर रहा था, तो एसएसपी मिस्टर श्रीनिवासन डिवाइडर पे खड़े थे। थोड़ा सा हमने वी एक्सचेंज द प्लेजेंट्री, हालचाल पूछा, बातचीत करी, चिट चैट, और फिर मैं निकल गया। उसके 20 मिनट बाद ब्लास्ट हुआ। टाटा सुमो मिल के कंटेनर में भरी हुई आईडी इन्होंने ब्लास्ट किया जेएनके असेंबली के मेन गेट पे। उसका टायर और एक्सल हवा में उड़ के हरी सिंह हाई स्ट्रीट पे चला गया। सोचिए अब कितना बड़ा ब्लास्ट था। कितने दूर है दोनों? हरी सिंह हाई स्ट्रीट 400 मीटर, 400 मीटर दूर उड़ के पूरा टायर और एक्सल टाटा सुमो का वहाँ मिला बाद में हमको। और ये अंदर घुसे ब्लास्ट करने। इन्होंने क्या किया कि सुमो में गए, सुमो से आउट हुए और अंदर रश करके भागे। जब डिस्टेंस आ गई तो इन्होंने रिमोट से ब्लास्ट कर दिया, और अंदर इन्होंने दाखिल हुए। बीएसएफ ऑपरेशन की, रूम टू रूम बीएसएफ ने क्लियरिंग किया। रात को झेलम की तरफ से हम लोगों ने होंडा जनरेटर चला के वो बल्ब लटकाया कि थोड़ी रोशनी मिले। सब कुछ इम्प्रोवाइज था, बिजली होती थी नहीं होती थी, और पूरा रात ऑपरेशन चला। एंड बीएसएफ वाज सक्सेसफुल टू किल ऑल 6 टेररिस्ट। बट हमको कॉन्सिक्वेंस में 3 जान हमको भी गंवानी पड़ी। मतलब कोई ऑपरेशन में घुसने पर हमको पता होता था कि इसमें कुछ तो शहीद होंगे, कौन होंगे किस्मत है। और उसने सबसे बड़ा ड्रेडेड अटैक किया 13 दिसंबर 2001 को, यानी 72 दिन बाद, देश की जेएनके असेंबली के 72 दिन बाद उसने अटैक का लेवल और ऊंचा किया, जिसकी उसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। और पार्लियामेंट जब सेशन में था 13 दिसंबर 2001 को, दिन दहाड़े 11 बजे उसने पार्लियामेंट पर अटैक किया, जिसकी स्टोरी आपको पता है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ट्रायल के दौरान गाजी बाबा का पूरा फहरिस्त सामने आया कोर्ट के सामने। थोरैया सैटेलाइट सेट से किस तरह से वो गाइड कर रहा था, फ़ोन नंबर पूरे कंप्लीट, जो कैश पैसा आया था यहाँ लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने के लिए दिल्ली में, कौन कौन कंड्यूट थे, एम्बेसडर कार सेकंड हैंड इन्होंने कहाँ से ख़रीदी, उसका फर्जी नंबर प्लेट कैसे बनाया, उसमें एमएचए का एंट्री पास उन्होंने जूम फर्जी कैसे चिपकाया, उसके बूट को मॉडिफाई करके तिलक नगर मार्केट के अंदर उन्होंने उसमें एक्सप्लोसिव कैसे भरा। ये सारा प्रोग्राम उसने गाजी बाबा ने डिज़ाइन किया था। पार्लियामेंट अटैक हुआ, फेल हुआ, उसकी स्टोरी आपको पता ही है। लेकिन ट्रायल के दौरान पोटा कोर्ट के अंदर एक ही ट्रायल हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट जो इंडिया में एनेक्टमेंट हुआ अगेंस्ट दी टेररिज्म, उस रिजीम का वो एक्ट पहला एक्ट था, और उसका एक ही एफआईआर है, पार्लियामेंट अटैक केस, कनाट प्लेस पुलिस स्टेशन। उसकी दूसरी एफआईआर नहीं लिखी गई है, क्योंकि उसके बाद वो पोटा रिपील करना पड़ा कि साहब बड़ा ड्रैकोनियन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। द पोटा हैज़ टू फेस मेनी क्रिटिसिज्म, दैट्स व्हाई इट वाज फाइनली रिपील्ड। तो उस केस में इसको वांटेड डिक्लेयर किया गया ट्रायल कोर्ट की तरफ से गाजी बाबा को ही इज़ द मेन कॉन्स्पिरेटर। इवन अगर आपको रेड कॉर्नर नोटिस इशू करनी है, विदेश से लाना है कहीं है, तो इसको कोर्ट के सामने ट्रायल फेस करने के लिए लाया जाए। तारिक भाई एंड गाजी बाबा, 2 पाकिस्तानी। जब संसद पे हमला हुआ तब आप कश्मीर में ही पोस्टेड? तब मैं कश्मीर में था। फिर आपका गाजी बाबा से सामना कैसे हुआ, वो कहानी क्या है? जब इसने अटैक किया
तो अटैक दिल्ली में हुआ, लेकिन खुद एक कश्मीर में था, सारा प्लानिंग करके खुद कश्मीर में था, वहाँ से टीवी पे ये मज़े ले रहा था, लुत्फ़ ले रहा था, क्योंकि टेरर अटैक के बाद उसको अपनी भाषा में लुत्फ़ बोलते हैं। ये पुलवामा अटैक के बाद भी यही शब्द अब यूज़ कर रहे थे अच्छा, कि अभी जो अटैक हुआ है इस मातम का लुत्फ़ लो, थोड़ा रुक के लुत्फ़ लो, अभी दूसरा अटैक थोड़ा रुक के करेंगे। यू एंजॉय द मिजरी, यू एंजॉय द डेथ्स, you enjoy the condolence which security forces are celebrating. That is their ethos. ये इनका स्पिरिट है। जब वांटेड डिक्लेयर हुआ तो इसकी कश्मीर में तलाश शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी गई, आर्मी, आईबी, बीएसएफ, सारे लोग इसको तलाश रहे थे, जेके पुलिस भी। 2002 तो कंप्लीट तलाश में ही निकल गया, क्योंकि 17 महीने बाद मारा गया इस अटैक के बाद। तो 2002 वाज द पीक ईयर फॉर कॉप किलिंग, यानी श्रीनगर सिटी के अंदर इतनी शहादत हुई जवानों की, चाहे वो सिपाही आर्मी के हों, चाहे सीआरपी के हों, चाहे बीएसएफ के हों, चाहे जेके पुलिस के हों, सबकी कैजुअलिटी बराबर। वर्दी दिखनी चाहिए। और इतना भीड़ भरा एरिया है लाल चौक का, कुक्कड़ बाजार, मैसुमा, लाल चौक, हब्बा कादल, खानियार एरिया, नईद कादल, कंप्लीट आपका नालामार रोड, जैना कादल, अली कादल, एक कंप्लीट घना एरिया है जिसमें पतली पतली गलियां हैं। बीएसएफ ने 1990-91 में फुट बाय फुट सारे बंकर इस्टेब्लिश किए थे, सैंडबैग की बोरियां भर भर के, एक के बाद एक मोर्चा बना के, कि इस पूरे डाउनटाउन में पहले हम अपना फुट होल्ड बनाएं, पहले फिजिकली वहाँ पर को स्थापित करें। तो उस प्रोसेस में सारी गलियों को कवर करते थे और पक्का 1-2 शूटिंग हो जाती साइलेंसर पिस्टल से, एंड द एंटायर शूटिंग मॉड्यूल वाज बीइंग गाइडेड बाय जैश ए मोहम्मद गाजी बाबा। लेकिन खुद ये गंदरबल के जंगलों में कहीं इसका हाइड आउट था। गंदरबल आपका जो नॉर्थ कश्मीर की तरफ, बाल्टाल की तरफ रास्ता जाता है, तराल के एरिया में, कंगन का एरिया, हाई रीचेस पे इसका हाइड आउट था, क्योंकि डिफ़िकल्ट एरिया में सर्वाइव करने की इसकी कैपेसिटी थी। शहर की तरफ है जानबूझ के नहीं आता था। और सैटेलाइट फ़ोन इसके पास बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का जरिया था, वो फ़ोन हमारे पास नहीं था, सैटेलाइट फ़ोन। उस ज़माने में आप लोग के पास नहीं था, सैटेलाइट फ़ोन नहीं था? सैटेलाइट फ़ोन टॉप एजेंसीज़ के पास होता था। तो हमारे पास कम्युनिकेशन का जरिया है तो लैंडलाइन था या वायरलेस सेट था, मोबाइल आया नहीं था। सोचिए कि ये अपने डिज़ाइन में ये कितना एडवांस था। तो 2002 में भी इसकी तलाश चलती रही, कोई मुकम्मल खबर नहीं लगती थी, इसकी कोई तस्वीर नहीं थी, इसका कोई इतना करेक्ट फुट सोल्जर नहीं मिलता था। एक बार जुलाई 2002 में एक सोर्स इमर्ज हुआ था, वो बेसिकली जेके पुलिस के एसपी साहब का सोर्स था, मिस्टर सुनील कुमार का, वो मस्ट बी एडिशनल डीजी करेंटली। तो वो आए, उन्होंने बोला कि एक बड़ा पक्की खबर है और गाजी बाबा का आज ऑपरेशन करना है, और आप लोगों को, आपकी बटालियन को उसके लिए पिकअप किया गया है। तो मेन चैलेंज ये था कि हमारे पास तब तक ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर आ चुके थे, कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर आ चुका था, और बीएसएफ वर मेड एट पार आर्मी इन इन्फेंट्री वेपन्स। इन्फेंट्री वेपन बिल्कुल हमारा उनका एट पार हो गया था, क्योंकि होल्डअप सिचुएशन डील करने के लिए आपको ये 2 हथियार बहुत ज़रूरी होते थे। इनडायरेक्ट फायर के लिए, डायरेक्ट फायर के लिए तो वेपन्स थे, इनडायरेक्ट के लिए कुछ भी नहीं था। सारी तैयारी हुई, मैं बड़ा खुश हुआ, मुझको भी उस ऑपरेशन का पार्ट बनाया गया। बट लास्ट मोमेंट द इन्फॉर्मर ही विड्रू हिज फीट, साइटिंग सम रीजन्स की प्रॉब्ली। उन्होंने पूरा एग्जैक्टली मुझसे रीजन्स तो एक्सप्लेन नहीं किए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, कॉल ऑफ करते हैं, कुछ वजह आ गई तो बाद में करेंगे। हो सकता मतलब है गाजी बाबा मिल गया है, उसको मारना है, ऑपरेशन प्लान हो गया जी। और लास्ट मिनट पे खबरी बैकआउट कर गया। मुझे लगता है कि या तो लीक हो गया इन्फॉर्मेशन, या जिस आदमी ने प्रॉमिस किया था वो डर गया, 2 में कोई एक बात हुई होगी। अब आया तो 2000, वो ऑपरेशन कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। तब तक तो 2003 का फेज आ गया। 2003 में भी कैजुअलिटीज हो रही थी। गाजी बाबा के फुटप्रिंट तब सिटी में मिलने लग गए थे कि ये डाउनटाउन में शिफ्ट हो चुका है। लेकिन जंगलों से वो शहर में आ गया। बिल्कुल, क्योंकि वो अब जैसे कहते हैं ना कि उसकी अडासिटी बढ़ने लगी कि नाउ अभी श्रीनगर सिटी में मुझे बैठने का टाइम आ गया है, मैं मतलब अपनी सिचुएशन इतना एडवांस कर चुका हूँ। सिटी में उसका शिफ्ट होना, आई थिंक उसका पहला एक निगेटिव एस्पेक्ट है उसके एंगल से, बट वो शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट होने में सबसे बड़ा लिंक हो गया प्राइम मिनिस्टर महोदय का विजिट। अगस्त महीने में तत्कालीन प्रधानमंत्री महोदय ने निर्णय लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कि हम कश्मीर आएंगे। तुरंत खबर हम लोगों से शेयर हुई कि डेट मुकर्रर हो गई है। तो कुछ मुझे लगता है टॉप लीडरशिप पे ये एडवाइस हुआ कि नहीं, एयरपोर्ट से और
शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर डल गेट तक अगर हेप्टर से आए तो ज़्यादा सेफ रहेगा, बट इट वाज ओवर रूल्ड। नहीं, प्रधानमंत्री बाय रोड जाएंगे, डाउनटाउन होके जाएंगे, और डाउनटाउन होके जाना कि मतलब मधुमक्खी के छत्ते से क्रॉस होके जाना, दैट वाज द ओनली चैलेंज। और वो भी देश का प्रधानमंत्री। देश का प्रधानमंत्री, उसको झेलम ब्रिज क्रॉस करना ही करना है। बिना झेलम ब्रिज क्रॉस किए आप वेन्यू पे पहुंच नहीं सकते, और कोई जरिया नहीं था। और झेलम ब्रिज सबसे बड़ा खतरा। झेलम ब्रिज से कनेक्टेड दोनों साइड बहुत खतरनाक था, दोनों एंड। हमारा प्लस पॉइंट था कि झेलम पे कुल 8 ब्रिज थे, 8 या 9 ब्रिज, 8 या 9 ब्रिज बीएसएफ के पास थे, और दोनों एंड पर बीएसएफ होती थी। आप एंटर करेंगे, बाहर आएंगे, अंदर जाएंगे, आपको बीएसएफ बंकर क्रॉस करना ही करना है, और कोई जरिया नहीं था। बाकी पानी का रास्ता आप अख्तियार करिए। तो बीएसएफ की होल्ड बहुत ज़बरदस्त थी ग्राउंड पे। तो बीएसएफ ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि नहीं ठीक है, इंसिडेंट फ्री होगा, एक भी गोली नहीं चलेगी इस विजिट में, सेफ पैसेज। जेएनके पुलिस, हम लोग इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत आपस में कोऑर्डिनेट करके हमने उस विजिट को 27 अगस्त को प्लान किया। लेकिन उससे पहले 2-3 रात पिस्टल शूटिंग में हमारे 2-3 लड़के शहीद हो गए, क्योंकि हमने जो ग्राउंड होल्ड किया 4 रात से, हमने पूरा चप्पा चप्पा फिजिकली कवर किया, जिसमें गली भी थी, फर्स्ट फ्लोर भी था, एयरपोर्ट से लेके वेन्यू तक कोई घर हमने छोड़ा नहीं था। वहाँ से हम छोड़ नहीं सकते थे, अगर छोड़ेंगे कोई आईडी लगा देगा आके, कोई ग्रेनेड लॉबिंग करेगा, तो उसका फ़ायदा टेररिस्ट ने उठाया, और उन्होंने उस प्रोसेस में भी हमारी कैजुअलिटी की। मतलब आप लोगों को ये समझना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री, आप कहिए कि मधुमक्खी के छत्ते में से होकर कह रहे हैं कि मैं जाने वाला हूँ, डाउनटाउन से, और वो आने वाले हैं, और उसके 2-3 दिन पहले रात तक वहां पर आप लोग जो है वो चीजें ठीक कर रहे हैं, और उस दौरान कैजुअलिटी भी हो रही है, कैजुअलिटी हो रही है, क्योंकि जिस तरह की ड्यूटी हमारे सामने थी, वो ड्यूटी तो अनकम्प्रोमाइजिंग थी। ये तो कॉन्सिक्वेंस में शहादत हो रही थी, जो पार्ट ऑफ ड्यूटी थी, लाइन ऑफ ड्यूटी था। डेली सवेरे 1-2 शहीदों को श्रद्धांजलि देने हम एयरपोर्ट जाते थे, फिर आके अपने काम में लग जाते थे। 27 को प्रधानमंत्री महोदय आए, और कंप्लीटली सेफली वो एयरपोर्ट से और वेन्यू तक पहुंच गए, पूरा डाउनटाउन क्रॉस करके, कोई घटना नहीं हुई। लेकिन जहां वो पहुंचे वेन्यू पे, पहुंचते ही 2 घटनाएं हुई। पहला, बटमालू बस अड्डे के अंदर डिजर्टेड बस के अंदर एक टेररिस्ट छुपा हुआ था रात से। वो अचानक निकला और पेट्रोल पार्टी पर फायर किया और 2 लोगों को मारा। मार के वेपन छोड़ के खाली हाथ भाग गया। वो खाली हाथ इसलिए भागा कि उस पर कोई संदेह नहीं करेगा, हाथ खाली रहेगा तो कोई भी देखेगा तो कह सकता है गायब हो गया वो। और लाल चौक के ग्रीनवे होटल पर सुसाइड अटैक हुआ, और ये दोनों अटैक जब हुआ जब देश के प्रधानमंत्री श्रीनगर के अंदर थे, तो उनका एज पर शेड्यूल अपना कार्यक्रम चल रहा था। और अटैक के बाद पूरी रात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बटालियन ने लाल चौक के ग्रीनवे होटल का क्लियरिंग ऑपरेशन किया अंदर घुस के बिल्डिंग में, जिसमें हमारी 2 शहादत हुई और 6 हमने मारे, जिसमें एक बिलाल करके, बिलाल या जावेद नाम का एक जर्नलिस्ट की भी डेथ हो गई थी, क्योंकि उस बिल्डिंग में उनका ऑफिस था। टेररिस्ट घुसे तो वो कैजुअलिटी में ट्रैप में आ गए। तो ऐसी सिचुएशन में तो ये था कि मतलब क्या कैजुअलिटी होगी वो बाद की बात है, पहले इसको हमें ये सिचुएशन क्लियर करना है। और 28 तारीख को प्रधानमंत्री महोदय को वापस आना था। तो वापसी के दिन भी जैश ने एक सुसाइडर को रेडी कर रखा था अटैक के लिए। एग्जैक्टली उनके कारवां पे तो अटैक नहीं हो सकता था, लेकिन वो सेंसेशनल न्यूज़ बनाने के लिए कहीं भी अटैक करता, श्रीनगर सिटी में अपनी एग्जिस्टेंस शो करने के लिए। वो ये काम करने के लिए निकला ही था कि नवा कदल की गली में हमारी पेट्रोल पार्टी ने उसको जिंदा दबोच लिया। पीएम का जहाज का निकलना, हमारे पिछली रात हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दे के उनके पार्थिव शरीर को हम लोगों ने उनके नेटिव प्लेस पर डिस्पैच किया। एक रात पहले हमारे डीआईजी देशराज साहब को शोल्डर में गोली लग गई थी, उनको अस्पताल में देख के हुआ आना, और इधर जिंदा पाकिस्तानी का पकड़ा जाना 28 को, सब एक ही दिन हुआ। तो जो ही मैं अपने हेडक्वार्टर में घुसा, एक हिमांशु गौड़ हमारा यंग ऑफिसर है, शाह मंजिल ईदगाह जो बड़ा सेंसिटिव एरिया होता था, वहाँ से उसका कॉल आया कि सर कांग्रेचुलेशंस, तुरंत आ जाओ। तो मैं भागा सस्पेक्टिंग कि वहाँ फायरिंग हो रही होगी। मैं गया तो जिंदा पाकिस्तानी अंसार भाई, फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान, जिसका मतलब परिचय निकल के आया, वो मिला। उसका इंट्रोगेशन हमने शुरू किया। क्या उम्र रही होगी उसकी? 22 साल मुश्किल से, लड़का टाइप, बिल्कुल 21-22 साल, कोई दुनिया नहीं देखी। उसके दिमाग में जिहाद, और अगला की साहब मार दो। और वो पकड़ा कैसे गया? मतलब पकड़ा वो ऐसे गया कि वो सुसाइड मिशन के लिए कंप्लीटली इक्विप होके
साइकिल का हैंडल पकड़ के गली से आ रहा था। तेरी साइकिल पे बैठा नहीं था, एक हाथ से हैंडल पकड़ के आ रहा था। हमारी पेट्रोल पार्टी उससे इत्तफाकन टकरा गई, क्योंकि हमने सोचा था उस दिन की इन बाइलेंस को कवर कैसे करें। तो इंस्टीड ऑफ पुटिंग लार्ज नंबर एंड लेस नंबर, 25-25 लोगों का आप 4 ग्रुप बनाइए, तो हमने कहा 4-4 लोगों का 25 ग्रुप बनाइए, सो दैट कि सारी गलियां हम कवर करें। गलियों से ही अटैक होना था और उसका हमको फ़ायदा मिला। जिंदा पाकिस्तानी इन्होंने दबोचा, तो दबोचते समय इन्हें नहीं पता लगा ये पाकिस्तानी है। उसने शर्ट को बाहर निकाल रखा था, अनटक्ड शर्ट थी। शर्ट जब उठाया तो पूरा कंप्लीट बेल्ट लगा हुआ पेट में, बॉम्ब कंप्लीट। ओ 4 प्राइम ग्रेनेड अंदर, मैगजीन्स। लेफ्ट ट्राउजर उठाया तो नी कैप के टाइट के अंदर पिस्टल लगी हुई, क्योंकि दौड़ने से पिस्टल गिरनी नहीं चाहिए। दाहिना पैर का जब उठाया ट्राउजर तो वायरलेस सेट, और साइकिल के करियर में एक थैले के अंदर रशिको सीरीज की राइफल रखी हुई, पूरा कंप्लीट इक्विपमेंट के साथ लाइव पकड़ा उसको। लाइव पकड़ने के बाद तो न्यूज़ बन गई, क्योंकि पीएम साहब उसी दिन श्रीनगर छोड़े थे। कंप्लीट पुलिस अमला भी आ गया, उनको हमने फ़ोन किया, सारे पुलिस के अधिकारी भी आए, हमारे डीआईजी आए, और उसके बाद इस पाकिस्तानी का हमने इंट्रोगेशन शुरू किया। इंट्रोगेशन करते करते रात के 7-8 बज गए थे। सारे अधिकारी चले गए, बोले अब इससे लीड निकालो, अगला काम करो। तो उसको 2 घंटा और मैंने उस पर इन्वेस्ट किया, जबकि अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था। पहले तो उसकी आइडेंटिटी ब्रेक किया हमने, और आइडेंटिटी बिल्कुल रूडिमेंट्री तरीके से ब्रेक किया, बिल्कुल कैसे? देशी हिसाब। अच्छा हमको डिकोड करना था बेसिकली है क्या ये। तो एक बार उसके मुंह से ऐसे ही स्लिप ऑफ टंग में 08 निकल गया। 08, मैं 08 हूँ। हम लोग क्या कहते थे, वायरलेस सेट पे जो कन्वर्सेशन सुनते थे उसको एक पटवारी के रजिस्टर की तरह से ऐसे ही जितने नॉनसेंस, सेंसिबल, एवरीथिंग वी यूज टू राइट, सब लिखते जाते थे, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं था, कोई हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था। तो रोज कन्वर्सेशन लिखते थे, तो उसमें कुछ कुछ कोड आते थे। तो ये आवाज़ नहीं बदल सकते थे, कोड तो बदल लेते थे, आवाज़ नहीं बदल पाते थे। तो हम लोग डिकोड करते थे कि जून में 08 अगर है तो जुलाई में है तो 08 ही, कोड बदल के 38 हो गया है, लेकिन आवाज़ इसकी सेम है। तो एक पैटर्न हमने बनाया, और 5-6 दिन पहले बसमालू बस अड्डे में इन्होंने 3 आर्मी वालों को परचेजिंग करते समय गोली मार दी थी। गोली मार के भाग रहे थे ये, तो उस एरिया के शमशान घाट के पीछे से जा रहे थे, तो वायरलेस सेट पे गाजी बाबा को कंप्लायंस दे रहे थे कि 08 for 39 मुर्गा टपका दिया, ओवर। ये हमने रिकॉर्ड कर रखा था। तो हमने कहा अगर तुम 08 हो तो तुम तो गाजी बाबा के डिप्टी चीफ हो। उसने बोला नहीं जनाब। तो हमने टाइम बताया कि ये तारीख, ये टाइम, बटमालू बस अड्डा, ये 3 आर्मी वालों की जो कैजुअल्टी हुई है इसमें तुमने ये कन्वर्सेशन पास किया है। तो वो ब्रेक हो गया। वो कहा हाँ ठीक है साहब, ये हमने किया है। जब तुमने किया है तो गाजी बाबा कहाँ है? कहा गाजी बाबा साहब कहाँ रहता है हमें पता नहीं। क्यों? देन ही टोल्ड कि हम आम तौर पे एक दूसरे का हाइड आउट नहीं जानते हैं, कि आप किसी एक को पकड़ेंगे, इंट्रोगेट करेंगे तो दूसरे के हाइड आउट पर वो लीड करेगा, जो कि बात समझ में भी आई, ये सही है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कैसे मिलते हो? कहा वायरलेस सेट पे हम टाइम फिक्स करते हैं, और जब तुम फिक्स करते हो तो कितने देर में आता है? 15 मिनट में आ जाता है। पैदल आता है, ऑटो से आता है, कभी पैदल आता है, कभी ऑटो से आता है। बातचीत करके हम लोगों ने ये जीरोइंग की कि है तो ये डाउनटाउन में ही, क्योंकि और 15 है मिनट इसी में आ एरिया रहा है। में, है इसी एरिया में, नहीं 15 मिनट में आ नहीं सकता। हाँ कहा साहब सुबह 9:30 बजे वायरलेस सेट पे हम कॉल करेंगे, आप बात करना और पकड़ लेना। हमने कहा ठीक है, सवेरे की तो सवेरे देखेंगे। अभी ये बताओ कि तुम्हारा माल असबाब कहाँ है, मतलब तुम्हारी आर्मरी कहाँ है, तुम कहाँ से ऑपरेट करते हो, पहले तुम अपना हाइड आउट बताओ। तो काफ़ी करते कराते करीब 10 बजे रात को ब्रेक किया। उसने बोला छतावल के अंदर मेरा अंडरग्राउंड हाइड आउट है, एंड देयर इज़ वन मोर पाकिस्तानी, अगर आप चलते हो तो मैं ले चलूँगा, लेकिन वहाँ इनकाउंटर होगा। हमने कहा कोई बात नहीं। मैंने ये भी सुना कि आपने उससे ये भी कहा कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें नहीं पसंद है वो लिखो। हाँ, ये आपने कहीं, लगता है इस पर आपने रिसर्च किया हुआ है। वो इसलिए करना पड़ा कि वो बड़े मतलब अलादीन का चिराग जलाने वाली बात करता था। जैसे कि कुछ भी पूछे तो स्ट्रेट जवाब दे नहीं पा रहा था, कश्मीरी में बोल नहीं पा रहा था। तो हमने कहा कि लगता है हमें इसके साथ थोड़ा सा कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा। तो एक क्लिपबोर्ड और कागज़ दिया। तो मैंने कहा एक कागज़ पे वो सारी चीज़ लिखो जो तुम्हें पसंद है, और दूसरे कागज़ पर वो सारी चीज़ लिखो जो तुम्हें पसंद नहीं है। उसने, वो स्ट्रेस में था, वो हमारे कब्ज़े में था, उसको जो मन में आया कोई 10-5 चीज़ लिखी।
जो पसंद नहीं है उसमें पहली चीज़ लिखी कि मतलब मैं निर्वस्त्र होना पसंद नहीं करता। वह ये दुनिया में कोई नहीं पसंद करता, वो मतलब वो क्या पसंद नहीं करता। तो और पसंद वाली चीज़ उसने खाना, कीमा कबाब जो लिखा और आपने था उसको लिखा। कहा कि नंगा तो पहले ही तो करना है। हमने बोला यार हमारा उसूल है कि जो तुम्हें पसंद नहीं है वहीं शुरू करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। तो मैंने कहा उसमें तुमने टॉप पे लिखा है ये चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है, तुम कि इसको नंगा मत नीचे करो। लिखते। तो मैंने कहा गलती तुम्हारी है। एनीवे वी प्रोसीडेड फर्दर। तो उसने बोला कि आप मेरी नापसंद की चीज़ ना शुरू करो, बेशक गोली मार दो। तो हमने कहा उसे मिलेगा क्या, कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। तो हमने कहा हम गोली भी मारेंगे और पसंद वाली चीज़ भी करेंगे, फिर क्या होगा। फिर उसने अपना बताना आइडेंटिटी शुरू डाइवर्स किया। ओके। तो उस रात जब हमने उसका हाइड आउट रेड किया तो किचन के अंदर स्पीकर, बड़े बड़े स्पीकर रखे हुए थे वॉल के अंदर। तो किसी के किचन में इतने साइज़ के स्पीकर नहीं होते, बड़ा अनयूजुअल है। स्पीकर जब हटाया तो उसके पीछे कोलैप्सेबल लकड़ी के शटर थे, जिनको सिंपली आप दबाएंगे तो शटर ऊपर हिंज पे था और नीचे से खुल जाएगा, यानी वन साइडेड हिंज था। तो हमको ये डर था नीचे दूसरा पाकिस्तानी ना हो। तो हमने टार्च वार्च जला के पहले मुतमईन किया कि ऐसा नहीं है। नीचे गए और नीचे का जो जखीरा देखा हमने, मेरी आँख खुल गई। मतलब इतना बड़ा वेपन का डंप मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा था। एक साथ पूरा सामान हम बाहर लाए। दिल्ली का नक्शा भी था। अच्छा। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। उस ज़माने में 75,000 कैश अंदर रखा था और वेपन की तो कोई गिनती नहीं। M16 राइफल के ग्रेनेड मिला। एंटी टैंक वेपन होता है, एंटी टैंक वो शेल होता है जो कि जनरली अमेरिकन राइफल है। रिकवरी करके जब हम निकलने लगे तो इंटरेस्टिंगली मकान मालिक को हमने उठाया। मकान मालिक से रास्ते में बातचीत करने लगे तो मकान मालिक ज़्यादा टाइम नहीं लिया, वो ब्रेक हो गया। उसने बोला साहब ये जैश ए मोहम्मद ने मकान बैनामा हमारे नाम किया है 6 लाख में, और मैं सिंचाई विभाग में एक मुलाजिम हूँ, और उसके बदले ये हमारे यहाँ से ये हाइड ऑपरेट करते हैं, और इस तरह के हाइड एक कोई इसका डिज़ाइनर है वो बनाता है, और इस तरह के उसने न जाने कितने हाइड आउट बना रखे हैं। ये बात हम हेडक्वार्टर पहुँचते पहुँचते हमें इतनी बात पता लग गई। मैंने भी अपने आईजी को बताया कि सर ऐसा ऑपरेशन किया है। जब उन्होंने रिकवरी सुनी तो रात को ही आ गए वो, और पूरा हमने एक टारपोलिन पे कंप्लीट रिकवरी को डिस्प्ले किया हुआ था। वो फ़ोटो मेरे पास है जब मेरा हाथ इंजर्ड नहीं है, एक रात पहले, ओरिजिनल हाथ की फ़ोटो, और पूरा उन्हें दिखाया। और देखने के बाद बोले और वर्कआउट कैसे कर रहे हैं। मैंने सर रात दीजिए हमको, रात भर में हम बताते हैं आपको। तो इंट्रोगेट करते करते हमने कारपेंटर की डिटेल निकाल ली। जो वो हाइड आउट बनाता था जी, वो बड़ा ही आपने ढूंढ लिया। जी जी। और उसको हमने अनंतनाग, कोकरनाग के पास एक जगह है जहाँ से झेलम नदी ओरिजिनेट होती है, वहाँ BSF की 77 बटालियन थी। तो ये हुआ कि यहाँ से 70-80 किलोमीटर गाड़ी चला के जाने के बजाय उनको टास्क देते हैं, वो कारपेंटर को पिक करके पहुँचाएंगे। हुआ यही, वो लोग तुरंत उसके घर पे भेजे, और उनको पूरी हमने डिटेल नहीं दी, ऑपरेशनल डिटेल। तो कारपेंटर बस बोला कि ये बड़ा ही पकड़ बड़े पकड़ लिया, और बड़े ही सोए मिल गया। अच्छा। तो ये लोग लेके आए, और लेके आने के बाद सवेरे 6 साढ़े 6 इन्होंने कंफर्म किया कि हमने पिक कर लिया। और उधर पूरी रात इंट्रोगेशन चल रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी और मकान मालिक तो ऑलरेडी हमारे कब्जे में थे। तो पाकिस्तानी से और हम लोग जो है पूरे फ़ज़ा के बारे में, माहौल के बारे में, उससे जितनी डिटेल है वो निकाल रहे थे कि भाई इतना इंपॉर्टेंट आदमी इतने बड़े मिशन पे था तो ही मस्ट बी इक्विप्ड विद इन्फॉर्मेशन। बीच में एक चीज बस पूछ जी। रहा हूँ, ये जो पूछताछ होती है ये वैसी होती है जैसी फिल्मों में दिखाते हैं या कुछ उससे अलग उससे थोड़ी सी अलग होती है। फिल्मों में कई बार वो एक पब्लिक इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए, व्यूवर्स को थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसमें थोड़ा सा वो डेफिनेटली एक आर्टिस्टिक फ्रीडम लेते हैं। कुछ ऐसी भी होती है जो नहीं भी दिखाते वो ये भी बात है। तो दोनों ही फायदे वाली बात है। कुछ तो दिखाते हैं जो उतना नहीं होता, कुछ वो नहीं दिखा पाते जो होता है। हाँ, जो ज़्यादा होता है। हाँ, बट जो भी होता है बड़ा अनप्लेजेंट होता है। मतलब उसको कोई भी टेररिस्ट एंजॉय तो नहीं करेगा, और वॉलंटरी कोई बताता भी नहीं है। ऐसा कोई वहाँ पर ऐसा नहीं बैठा हुआ है कि पकड़ते बता और वो देगा। इतना आसान भी नहीं है, मतलब इतनी जल्दी टूट जाने वाला होता तो शायद टेररिस्ट और बनता ही उसके नहीं। लिए सबसे बड़ी चीज़ बैकग्राउंड नॉलेज बहुत ज़रूरी है आपकी। टेररिस्ट उतना ही बताता है जितना आपको पता होता है, मेरा अनुभव यह है। और आप इंट्रोगेशन शुरू करते हैं, 5 मिनट के अंदर वो समझ जाता है कि आपके कुएं में कितना पानी है। अगर आप इंफॉर्मेशन से इक्विप्ड हैं, अगर आप पूरे घटनाक्रम आपके दिमाग में है, एक एक तार जुड़े हुए हैं, और आप एक दूसरे से लिंक कर सकते हो, काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, कन्फ्रंट कर सकते हो, तो टेररिस्ट से बहुत ज़्यादा चीज़ निकल सकती है। वो भी तौलता है आपको, उनको भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप लोगों को पता कैसे चलता है कि ये सही बता रहा है या घुमा रहा है? हम कनेक्ट करते हैं अपने एविडेंस से।
और लॉजिकली कनेक्ट करते हैं कि गोली तो नहीं दे रहा है, क्योंकि कई बार वो ब्लफ देगा तो ब्लफ को हम काउंटर चेक करते हैं। कई बार ये भी होता है कि वो झूठा क्लेम करता है तो हम उसके झूठा क्लेम को मान नहीं लेते हैं, हम उल्टा करते नहीं नहीं ये किलिंग तुमने नहीं की है। कई बार वो वॉलंटरी बोलने लगता है कि जान छूट है, कोई एक दो किलिंग को अपने सिर पे लो और यहाँ से इंट्रोगेशन से निकलो। उनकी टेक्निक होती है कि आप खुश हो जाओगे कि इन्होंने ये कांड किया तो बड़ा आपका अचीवमेंट हो गया, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। तुमने अगर किया तो हमारे डेटा में क्या है, हमारे एविडेंस में क्या है, हम कन्फ्रंट करेंगे। मैच होना चाहिए। तुमने वहाँ किया तो तुम उस दिन वहाँ कैसे थे, एक ही जगह रह सकते हो तुम, या हमने पैरेलली किसी और को पिक किया है उसके बयान से कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम फेस वैल्यू पर नहीं मानते, अदरवाइज वो पूरा केस मिसगाइड हो जाए। बड़ा चैलेंजिंग है। खैर, अब वो बढ़ई आपके पास आ चुका है जो कि आतंकियों के लिए तहखाने बनाता था। फिर तो उसके इंट्रोगेशन पूरा दिन निकल गया और कुछ नहीं बोला, मतलब टाइट लिप्ड। 29 तारीख हमारा पूरा दिन वेस्ट किया उसने। आई मीन ही अफोर्डेड टू अंडरगो अ वेरी हार्ड इंट्रोगेशन, स्टिल ही डिड नॉट ब्रेक। तब हमने बोला कि या तो मकान मालिक झूठ बोल रहा है, बड़ा ही झूठ बोल रहा है, दो में एक तो झूठ बोल रहा है और दो में कोई एक सच बोल रहा है। हमने उनको कन्फ्रंट करा दिया। कन्फ्रंटेशन में क्लियर हो गया कि बड़ा ही झूठ बोल रहा था। क्लियर हो गया तो उसमें कुछ और हाइड आउट का डिटेल निकला, तो हमने सोचा कि अब एक ही नहीं कई है, तो कई के लिए टीम हमने बनाई। दिन में ही वो पूरे डिस्पैच की टीमें हमने साउथ कश्मीर में, अनंतनाग एरिया में, और हमारी टीम वहाँ अपना काम कर रही थी। लेकिन फाइनली उनको वहाँ कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन हाइड आउट मिली, बट हाइड आउट बस्टेड थी, यानी ऑलरेडी डिमोलिश थी। किसी ने उस पर रेड डाली है, किसी ने उसको ब्रेक कर रखा है, तो रिजल्ट नहीं निकला, बट इन्फॉर्मेशन सही थी, ये पक्का हो गया। तब तक आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि आप लोग गाजी बाबा की तरफ बढ़ रहे हैं? मतलब बढ़ रहे हैं इसका अंदाजा था। वो कैसे हुआ कि 9:30 मॉर्निंग में इसका वायरलेस सेट हमने ऑन कराया पाकिस्तानी का। तो वायरलेस सेट जब ऑन किया तो वो पहले वायरलेस सेट हमने अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि हमने सोचा इसके हाथ में देंगे तो कोई न कोई ये डबल प्रेस कर देगा, कोई इस तरह का प्री डिसाइडेड कोड पास कर देगा कि वो समझ जाएगा हमारे कैप्टिविटी में है, तो फिर वो मिलेगा नहीं। तो हमने सेट अपने हाथ में ले लिया, तो उस पर भर्राई हुई उसकी आवाज़ आई, 39 गाजी बाबा की 39 उसका कोड था। वो किसी थर्ड पाकिस्तानी से बात कर रहा था कि 08 ट्रेस नहीं हो रहा है, कल से देखना क्या पोजीशन है। 08 ये था, तो इसने बोला सर ये मास्टर जी की आवाज़ है। उस महीने उसका कोड मास्टर जी था गाजी बाबा का। अच्छा। उस महीने के लिए उसको मास्टर जी, मतलब एक एक महीने में कोड बदलते थे। तहसीन भाई, शाहबाज खां, 08, मास्टर जी, उस्ताद जी, ऐसे ऐसे, अबू हिजरत, तमाम उसके निकनेम थे। तो हमें लग गया कि ये बिल्कुल, मतलब हमें लग गया ये नेटवर्क बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। फिर कारपेंटर ने एक हाइड आउट की जानकारी दी, बोला वो बड़ा स्पेशली बनाया हुआ है और डाउनटाउन में है, लेकिन उसको जनरली लोग आंख पे कपड़ा बांध के ले जाते थे, तो वो सारे हाइड आउट की पूरी मुस्तकिल एड्रेस उसके दिमाग में नहीं था। बट इस वाले हाइड आउट का था। वो सिगरेट वगैरह पीता था, सिगरेट उसकी ख़त्म हो गई थी, देवर ऑफ गार्डेड। वो नीचे टहल के गया, किसी खोखे ओखे से सिगरेट खरीदा और उसको पूरा सीमेंट ब्रिज, चांडाल मोहल्ला, नूरबाग का वो पूरा एरिया उसको पता था। तो उसने बोला साहब वहाँ हम आपको ले चलते हैं, और कौन होगा कौन नहीं होगा मैं नहीं बता सकता, उसने बोला। हमने कनेक्ट इसलिए किया कि नूरबाग की उसी लोकेशन से एक बार आईबी ने इनपुट दिया था, मिस्टर बनियाल ने। वो कुछ वर्क कर रहे थे, उनको भी कहीं न कहीं से कोई लीड आती होगी, लेकिन कुछ उनको मिला नहीं है। तो हम लोग पूछे भी कि बनियाल इस एरिया में किस लिए आए थे, क्या कुछ है क्या? वो बोले सर कुछ है हिंट, लेकिन कुछ बड़ा मुस्तकिल खबर नहीं है। फिर आर्मी के एक मेजर नोटियाल था, वो HMT एरिया में डिप्लॉयड था, तो वो लोग डायरेक्शन फाइंडर से भी जो वायरलेस सेट कन्वर्सेशन का ग्रिड रेफरेंस निकालते थे, क्योंकि तब तो हार्ड मैप होता था, हार्ड कॉपी, उसी पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मार्क कर लेते थे हम लोग। 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का एरिया आ जाता था। तो वो 2 बार हमारे पास आए, बोले सर गाजी बाबा के यहाँ ट्रेस आ रहा है। एक बार मैंने कहा चलो ज्वाइंट सर्च कर लेते हैं, ज्वाइंट सर्च किया, कुछ मिला नहीं। दूसरी दफ़ा आए तो मैंने कहा यार तुम इंडिपेंडेंट कर लो सर्च। उन्होंने इंडिपेंडेंट भी सर्च किया, कुछ नहीं मिला, और एरिया वो हमारे अंडर ही था। तो अब हम इन बातों को कनेक्ट किए कि ये नूरबाग का सेम जगह है जहाँ ये प्री इंडिकेशंस पहले मिले थे। कारपेंटर वो हाइड आउट बना चुका है। ये 15 मिनट के अंदर जो मिलता है वो भी ईदगाह का कोना है, जो शाह मंजिल, वो भी वहाँ से बिल्कुल करीब है। हफ्तियार बल बहुत नज़दीक है। तो ये कहीं न कहीं ये बात तार जोड़ने लगे। ठीक है आज रात को रेड करते हैं। तो शाम के 7 बजे ही हम लोगों ने सिविल गाड़ी में वो घर देख लिया था बाहर से। कारपेंटर को गाड़ी में डाला, हमारे 3 ऑफिसर
एक गंगवार था, टी विनोद सिंह, हिमांशु गौड़, तीनों उसको लेके गए। एक सेंट्रो कार थी हमारी टेररिस्ट पकड़ी हुई, सिविल कपड़े में गए और देख के आ गए। और तो ये वही घर था जहाँ आपको जिस गाजी बाबा ग्राउंड मिला? जीरो वही था ओके। जिस पे इनकाउंटर हुआ। और ये थोड़ा लोकेशन समझाएंगे, क्योंकि जब हम कह रहे हैं गाजी बाबा मतलब भारत का ओसामा बिन लादेन टाइप, तो क्या घर भी वैसा ही था जैसे हमने ओसामा वाला देखा है? एग्जैक्टली ये घर बड़ा पेक्यूलियर था। सबसे पहले तो उसने घर एक बड़े ही डेंस एरिया में चुना था, और वो घर का क्लियर कट बाउंड्री वाल नहीं था। थोड़ा आगे बाउंड्री वाल खुलता था जिसमें गेट था, बाकी पीछे के जो बाउंड्री वाल थे वो बाकी मकानों से सबमर्ज थे। तो यानी आप अगर घेरा भी लगाएंगे तो उस घर का क्लियर कट घेरा नहीं लगा सकते, निकल के इधर से उधर से तो निकल गायब हो जाएगा। दूसरा क्या था कि जिप्सी भी नहीं जा सकती थी वहाँ, इतनी पतली गली थी। क्योंकि जब मुझे गोली लगी और मुझे इनको निकालना पड़ा तो जिप्सी बिल्कुल रगड़ के घुस आई अंदर। यानी एक तो होती है कि आपको थोड़ा स्पेस हो, क्योंकि मैं ब्लीड कर रहा था तो मेरे लिए इनका था कि एकदम नज़दीक तक लाएं। तो वो जानबूझ के ऐसा घर इसलिए चुना था कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेज आए भी तो उनकी गाड़ी आने से, उनकी गाड़ी की लाइट जलने से, उनके मूवमेंट से उसे पता लग जाए। और सीमेंट ब्रिज जो लास्ट पुल है झेलम का, जब आप नॉर्थ कश्मीर की तरफ चलते हैं श्रीनगर से नॉर्थ की तरफ, तो इसके बाद तो सिर्फ HMT का सुंबल अभी जो नया पुल बना है वही है, खीर भवानी वाला। उसके पहले का लास्ट पुल यही है जो श्रीनगर शहर के बिल्कुल एज पे है, और वहीं पर ये हाइड आउट था। ये मुझे तो सुनते ही बड़ा एक्साइटमेंट सा हो रहा है कि क्या हुआ। अब पता है, लेकिन जब तब नहीं पता था कि गाजी बाबा वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। उस वक्त उस ऑपरेशन को रात में करने के पहले दिन में आपकी फीलिंग क्या थी? दिन में हमारी फीलिंग थी कि हमें आज रात कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने जा रही है, क्योंकि डिज़ाइनर आपके पास है, पाकिस्तानी है, इंट्रोगेशन में बड़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही हैं। तो हमारे लिए एक हाइड आउट तैयार है उस रात। तो जो हाइड आउट हो, उस हाइड आउट में इनकाउंटर हो ना हो, इनकाउंटर उसमें गाजी बाबा मिले ना मिले तो उस समय लक की बात है, क्योंकि गाजी बाबा भी हाइट बदलता रहता था, नाइट में भी वो एक हाइट में नहीं सोता था। और पाकिस्तानी ने इनकाउंटर के बाद ये बयान दिया कि 3:30 बजे आप नहीं जाते तो गाजी बाबा को नहीं पाते। अच्छा, ये भी बताया उसने कि वो भोर में वो मतलब इतने बजे टाइम पे निकल के वो हफ्तियार बल के हाइड आउट में चला जाता है। इतना क्लेवर था कि एक हाइड आउट में कुछ घंटे ही रहता था, वो हाइड अपनी बदल लेता था। क्या बात है। डाउनटाउन के अंदर उसकी 5 हाइड आउट। सोचिए किस्मत आपकी कितना साथ दे गई। बिल्कुल कनेक्ट एक एक चीज जो है वो एकदम टाइम के हिसाब से भी मैच होती हाँ चली बिल्कुल ऐसे चला जैसे बिल्कुल आप टेलर मेड चला रहे हैं सब कुछ, और स्कीम के हिसाब से चीज़ें चल रही थी। तो उस दिन उस ऑपरेशन के पहले, चूंकि मुझे जहां तक पता है शायद उस दिन तीज था, अगले दिन तीज 30 तारीख को। तो आपने पत्नी को बताया था कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ बड़ा? वो नाइट में तो 11 साढ़े 11 बज ही गया था इंट्रोगेट करते इनको। फिर 3:30 का टाइम मुकर्रर हुआ। तो वाइफ को मैंने बोला कि मैं अभी रात को 3 साढ़े 3 जाना है, थोड़ा ऑपरेशन टेढ़ा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तीज का व्रत है अगले दिन, तो आप आ जाओगे तब शंकराचार्य चलेंगे, क्योंकि बड़ा तीज का व्रत बड़ा रिलीजियसली रखती हैं लेडीज़ हमारे यहाँ। तो मैंने कहा ठीक है, आने पे चलेंगे, बट थोड़ा सा आज टेढ़ा मेढ़ा ऑपरेशन है, देखते हैं क्या होता है। तो हमारा प्राइम ग्रेनेड 6 मैगजीन AK-47 पिस्टल बिल्कुल बेड के साथ ही रहती थी। जिस कमरे में मैं सोता था बिस्तर के साथ ही पड़ा रहता था, क्योंकि जैसी सिचुएशन थी आपको भागने में 1 मिनट भी एक्स्ट्रा लग गया तो नुकसान है, जितना टाइम बचाइए आप। 3:30 में उठा, नीचे आया, गाड़ी में बैठा। बलबीर कांस्टेबल शहीद हुआ, मेरी जैकेट छूट गई थी। बलबीर ऊपर गया, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे घर था, कश्मीरी पंडित जी का अबंडन घर था, नीचे हमारा हॉस्पिटल था। वाइफ ने उसे जैकेट दिया और उसके बाद हम निकल चुके ऑपरेशन के लिए। तो शाह मंजिल गए जहाँ हिमांशु गौड़ का अड्डा था, वहीं पर ट्रुप्स को हमने फॉल इन किया था, क्योंकि वो टारगेट के क्लोज था। तो हमने सोचा यहाँ से मोबिलाइज करेंगे तो लंबा दिखेगा, हेडक्वार्टर से निकलेंगे, कुछ लोग गाड़ी की लाइट देखेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो अपना लॉन्चिंग पैड रखा वो टारगेट हाउस से जस्ट 1-1.5 किलोमीटर पहले एक हमारा हेडक्वार्टर था, वहाँ रखा। वहाँ सब लोग तैयार थे, इंतज़ार कर रहे थे। तो हमने बोला भाई पैदल चलेंगे, गाड़ी यूज़ नहीं होगी, जूते का आवाज़ नहीं करना, राइफ़ल चेन की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कुत्ता बिल्ली मिले देख लेना, आवाज़ ना हो, खांसना नहीं। तो जितनी सीक्रेसी हम मेंटेन करके चल सकते थे। और रेडिंग टीम मैंने खुद डिसाइड किया कि ये 9-10 लोग होंगे जो अंदर घुसेंगे, जिसमें मैं खुद था। मैं, मेरे साथ मेरा ही एक बैचमेट CP त्रिवेदी, जो कि नेबरिंग बटालियन के 2IC थे, हमारा असिस्टेंट कमांडेंट बीनू चंद्रन, हिमांशु, 4 के चारों रेडिंग टीम में थे। यानी 4 ही ऑफिसर थे, चारों थे उसमें। उसके बाद हमारे पास 2 वायरलेस सेट ऑपरेटर थे, एक तो उस 2IC का ऑपरेटर था, एक मेरा था, 6 और 4 लड़के और कुलदीप,
राजेश भदौरिया, नीलकमल एंड बलवीर। तो टोटल 10 लोग गए 10 लोग अंदर घुसे बिना जाने कि वहां गाजी बाबा मिलने वाला है। हाँ, 10 लोगों को, मतलब पहले तो मकान का घेरा किया, घेरा करने के बाद सीढ़ियों से चढ़े, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, क्योंकि घर इतना बड़ा नहीं था, सीढ़ी भी पतली थी, और हमारा ये होता है कि अंदर बहुत लोग ना घुसें, कैजुअलिटी हो, फायरिंग हो, ब्लास्ट हो, तो हमारी कैजुअलिटी मिनिमम होनी चाहिए। बाकी सब लोगों ने नीचे एक लेयर घेरा लगा रखा था और एक लेयर हमने आउटर और लगा रखा था कि अगर स्नीक करके इस घेरे को भागा तो दूसरा कार्डन इसको हैंडल करे। कई बार ऐसा होता है कि ये कार्डन तोड़ के भागते हैं। फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, एक लेडी बच्चा लेके उतर रही थी। कितने फ्लोर का घर था? ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, टॉप, अच्छा, इतना था। ग्राउंड फ्लोर पे कुछ एक परिवार के लोग थे, मेम्बरान, उनको एक कमरे में हमने कन्फाइन किया। उसके बाद एक लेडी एक बच्चा लेके उतर रही थी जिसकी आइडेंटिटी हमें तब पता नहीं थी, उसको भी हमने उसी रूम में आइसोलेट कर दिया। फर्स्ट फ्लोर पे घुसा तो रज़ाई गद्दे पाइलअप थे, उनको गिराया हटाया, कुछ दिखा नहीं। सेकेंड फ्लोर पे भी इसी टाइप का कुछ सीन था, कुछ तकिया पड़ा था, रज़ाई गद्दा है। लेकिन जब टॉप फ्लोर पे पहुँचे वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि टॉप फ्लोर घुसते समय ही हमें इंडिकेशन दे गया था। टॉप फ्लोर पे लाइट जली थी उस समय जब हम लोग घर घेर रहे थे। ओह, टॉप फ्लोर पे लाइट जली, ये अनयूजुअल नहीं है, लेकिन लाइट जली और फिर बुझ गई, वो अनयूजुअल है। उसका क्या मतलब था? उसका मतलब ये है कि अगर लाइट जली तो लाइट जलना नेचुरल इसलिए है कि घर के लोगों को पता लग गया कि घेराबंदी हो रही है, तलाशी हो रही है, तलाशी करके फोर्स चली जाएगी। ये हमारा यूजुअल ड्रिल होता था। तो लाइट जला के ही बैठते थे कि भाई अब तो आ ही जाएँ, सर्च करें जाएँ। लेकिन लाइट जला के, या तो लाइट जलनी नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं लगा कि घेराबंदी हो रही है। जला के बुझाने का मतलब है किसी ने लाइट जलाई और किसी ने कुछ देखा, देख के उसने लाइट बुझा ली, और यही हुआ। टॉप फ्लोर पर पहुंचे तो अंधेरा था कमरा। फिर हमने कितना बड़ा कमरा रहा होगा? कमरा जिस रूम में आप बैठे हैं इसका डबल कर लीजिए। अच्छा, बस, इससे ज़्यादा बड़ा मतलब नॉर्मल जो एक ये छोटा सा हॉल टाइप? हाँ, छोटा सा हॉल टाइप था। तो उस कमरे में घुसे तो अंधेरा था। अब अंधेरे में तो दिखाई नहीं देता था, मोबाइल फ़ोन तो होता नहीं था तब, टार्च होते थे बड़े वाले। तो वॉल पे हम लोगों ने थोड़ा आइडिया से टटोल के लाइट जला दी, तो लाइट जल गई कमरे की। तो उजाला जब हुआ तो कमरे में कोई ह्यूमन ट्रेस नहीं था। और कमरे में क्या था सामान? वॉल टू वॉल कारपेट था। अच्छा, और कुछ नहीं था, कांगड़ी नहीं थी, कोई फेरन नहीं था, कोई तकिया नहीं, कोई कंबल नहीं, कुछ नहीं, कुछ सिर्फ नहीं। कालीन बिछा हुआ है, बस कालीन पूरा बिछा, कमरा खाली। पूरा कमरा खाली है। जब ऐसा हुआ तो हमारा नज़र गया कि अरे हम तो लगता शायद गलत आ गए, यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी हम ये सब आपस में फुसफुसाहट हो रही थी कि हमारे पास डिजाइनर साहब थे ऑलरेडी, जिन्होंने डिज़ाइन किया था। हाँ, वो बढ़ई को तो हम लेके गए थे, उसको लेके गए थे। बट बढ़ई थोड़ा सीढ़ियों में अटक गया था क्योंकि 10 का ग्रुप थोड़ा बड़ा हो गया था, तो सब लोग टॉप पे नहीं चढ़े, बढ़ई बिल्कुल लास्ट स्टेप पे था। तो हमने बढ़ई से पूछा, कहा सा, तो बढ़ई ने कहा सर घर यही है और वो शीशा। बढ़ई का शीशा को इशारा करते ही, मतलब उस कमरे में एक शीशा लगा हुआ था? वो वॉल के अंदर एक बड़ा अनयूजुअली बड़े साइज का शीशा फिटेड था, जो कि जनरली आपको एक लुकिंग मिरर दिखता था। उसके नीचे एक ट्रे था, ट्रे पे कुछ परफ्यूम, कंघी, पाउडर वगैरह रखे थे, लाइक ए ड्रेसिंग टेबल। तो आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको लगेगा ड्रेसिंग टेबल, अपन में बाल ठीक करेंगे आप। और बिनू चंद्रन ने बाल ठीक किया, उसने अपना बाल ठीक किया क्योंकि टोपी वोपी लगाता नहीं था वो। और ये सारी चीज़ हो रही है हमारे सामने। जब शीशे की तरफ इशारा किया, उसके और इनकाउंटर शुरू होने के बीच में सेकंड्स खाली था, क्योंकि शीशा जानने के बाद हमने सीधे शीशे को किक किया। और एक रात पहले आपको बताया मैंने कि जो 29 के रात का जो हाइड आउट हम लोगों ने तोड़ा था, उसके अंदर भी बड़े बड़े स्पीकर का कोलैप्सेबल शटर था जो कि अंडरग्राउंड जाता था। तो कुछ शीशे ने रिमाइंड किया एक रात पहले वाले ऑपरेशन का, शीशा का किक करना, एंड वी वर वेलकम्ड बाय वॉली ऑफ ग्रेनेड्स। उसने अंदर हाइड, क्योंकि शीशा जस्ट एक स्क्रीन था, पीछे उसको दिख रहा था बाहर क्या हो रहा है, बिल्कुल दिख रहा था सीसीटीवी पर गाजी बाबा को। सारी शीशे के पीछे गाजी बाबा था, और उसका उस समय फायर करने का उसका उद्देश्य नहीं था, वो तो सरवाइव करना था उसको, अभी तो उसको बहुत कुछ करना था। लेकिन उसे लगा कि ये कमरा सर्च करके निकल जाएंगे, हाइड से निकल नहीं सकता था, सीढ़ी एक ही रास्ता था। तो उसने वो वेट किया टिल लास्ट कि हम उस छत्ते में घुसें। और वो जब शीशा का तोड़ना यही था कि मधुमक्खी के छत्ते के अंदर आप हैं, यू आर हैंड शेकिंग विद गाजी बाबा, सिचुएशन वाज लाइक दिस, यही था। मतलब और तो कोई दूरी बची नहीं मतलब थी, यहाँ से यहाँ में गाजी बाबा है, यही होता है।
उसका ग्रेनेड फेंकना, और उसने स्टन ग्रेनेड बहुत फेंके, क्योंकि बाद में हाइड आउट से रिकवरी में भी स्टन ग्रेनेड बहुत मिले थे, जो कि आवाज़ करता है और इतना स्मोक निकलता है कि उसके साए से आदमी निकल के भाग सकता है, वो इसीलिए यूज करते हैं लोग। उसके बाद इमीडिएटली मैंने फायर किया, क्योंकि शुरू के ग्रेनेड से राजेश भदौरिया इंजर्ड हो गया, नीलकमल को गोली लगी हाथ में और शोल्डर में, बलवीर सिंह गिर गया, बिल्कुल एक पेंट्री छोटी सी थी वहाँ गिर गया, और मानिक नाथ और एक हेमचंद जोशी, ये दोनों ऑपरेटर, इनको भी ग्रेनेड के छर्रे लगे सबको, थोड़े बहुत सुपरफिशियल छर्रे लगे, लेकिन नीलकमल को 2 शॉट लगा था, एक शोल्डर में, 2 फिंगर उसकी उड़ गई थी, एक बंगाली कांस्टेबल था। तो जैसे इंजरी लगने के बाद अब ब्लीड करता है कोई, तो इवैक्यूएशन पहली प्रायोरिटी हो जाती है। तो ये हुआ भी, और ये सीढ़ी से इवैक्यूएट भी होते रहे, इनको छोड़ना पड़ा उस जगह। लास्ट में हम 3 लोग बचे हैं, सीपी द्विवेदी, बिनू चंद्रन, मैं। हिमांशु गौड़ चढ़ नहीं पाया था ऊपर, वो भी गया बीपी जैकेट लेने नीचे, और वो सीढ़ियों में अटक गया। तब तक तो इधर इनकाउंटर हो गया, क्योंकि आपको 2 फ्लोर चढ़ना था। तो जो रिस्पॉन्डिंग फायर, जो इमीडिएट, क्योंकि शीशा तो सामने था, 15-16 राउंड मेरे मैगजीन से फायर हुआ था, तो उस स्मोक में देखा मैंने कोई औंधे मुंह सामने से गिरा हुआ है, कौन है तब तक किसी ने देखा ही नहीं, कुछ नहीं पता था। ब्लू कलर का टी शर्ट डाला था, लोअर ट्रैक था, आगे की तरफ औंधे मुंह पड़े होना। लेकिन ये देखने के साथ साथ ही एक बस्ट मेरे हाथ पे आया, वो बस्ट राशिद भाई का था, जो दूसरा पाकिस्तानी था, जो कि किसी भी तरह से एक शीशा था, ग्लास, जो कश्मीरी घरों में टॉप पे आप देखे होंगे, सीजीआई शीट से बर्फ को गिरने का एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें ग्लास था, वो उस साइड से भागने की कोशिश किया, क्योंकि उसको पता था सीढ़ी ये लोग कवर कर रखे हैं, दूसरा एग्जिट था नहीं। वो बस्ट हमें लगा, अब वो बस्ट एग्जैक्टली उसका लगा या गाजी का बस्ट था, वो मैं उस समय इतना ध्यान नहीं दे पाया, तो मेरा हाथ झूल गया बिल्कुल, और बाकी इंजरी का भी कुछ ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन मेरा सेंस था, मैं बात कर सकता था, वॉक कर सकता था, तो मैंने खुद को संभाला, और उसके बाद ट्रूप्स को लेके मैंने सीढ़ी पकड़ा। राशिद भाई जंप किया, फर्स्ट फ्लोर पे मारा गया, लेकिन तब तक इस बात का अंदाज़ा नहीं कि ये 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, नंबर्स कितने हैं, ये तो जाके नंबर भी नहीं पता था, और आप लोगों को ये भी नहीं पता था कि आपने गाजी बाबा को मार दिया। एग्जैक्टली नहीं पता था, ये तो अगले दिन पता लगा। जब तक आइडेंटिटी आप असर्टेन नहीं कर सकते, डिक्लेयर भी नहीं कर सकते, और उस समय प्रायोरिटी एक लाइफ की भी थी, क्योंकि बहुत क्रिटिकली इंजर्ड हम हो गए, तो नीचे तक मैं आया, फिर मुझको हैंडल किया, एक आध जवानों ने सहारा भी दिया, तो मेरे मुंह से यही निकला हिमांशु को कि घर घेर के रखना, और एक को तो मैंने देखा है मरा हुआ पड़ा है, बलबीर शायद जिंदा नहीं होगा, मेरा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, बीनू और त्रिवेदी भी कहीं ट्रैप हैं। इतना आप बता रहे हैं? इतना बता रहे हैं, 7 गोली लगने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल पूरा कंप्लीट बताया मैं। तो मैंने कहा मुझे यहाँ से तुम मेडिकल कॉलेज इवैक्यूएट कर दो, तो उसने बोला सर जो पहले इंजर्ड हुए हैं वो जा चुके हैं, जिप्सी आ गई है। तो मैं जिप्सी में खुद को डाला, एक अजय ड्राइवर था जम्मू का, और मैं सीधे वहाँ से रश किया मेडिकल कॉलेज के लिए। आई वॉज लकी एनफ कि मेडिकल कॉलेज 2 किलोमीटर पर ही था, श्री महाराजा हरि सिंह मेडिकल कॉलेज करण नगर, वो हमारे एरिया में ही था। जब मैं मेडिकल कॉलेज की तरफ जा रहा था तो एक राइफल थी ड्राइवर के सिर्फ जिप्सी में, बाकी कोई गार्ड वाला नहीं था, क्योंकि सारे लोग ऑपरेशन के अंदर इंगेज हो गए थे, मकान छोड़ नहीं सकते थे। वहाँ पहुँचा तो मेरे बटालियन की एम्बुलेंस और पैरामेडिकल स्टाफ ऑलरेडी आ गया था, तो उन्होंने स्ट्रेचर पर मुझे डाला, इमरजेंसी में ले गए, डॉक्टर्स ने कपड़े हटाए, तो हाथ तो बिल्कुल खुला हुआ था, जैसे जानवर का मुंह खुला हो, ऐसे पूरा ब्लोन आउट कम्यूटेड फ्रैक्चर था, अल्ना रेडियस मीडियन तीनों हड्डियाँ चली गई थी, और ब्लीडिंग हो रही थी बुरी तरह से। तो डॉक्टर ने जब एग्जामिन किया बॉडी, तो उन्होंने बोला नहीं, हाथ से ज़्यादा कंसर्निंग हमको पेट का है, एंड देयर इज, आपकी पेट के अंदर गोली है। एक्सरे उन्होंने फट से किया, ऑन बेड एक्सरे किया, और आपको हमें तुरंत एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करना पड़ेगा, वी हैव टू ओपन योर एब्डोमेन। अच्छा, पेट खोलना पड़ेगा? बिल्कुल। हमने कहा कि नहीं, मैं यहाँ सर्जरी नहीं कराऊंगा, मुझको आप आर्मी हॉस्पिटल भेज दो, क्योंकि उसी हॉस्पिटल के किचन से अलूमर के 15 टेररिस्ट का एक मॉड्यूल मैंने महीना भर पहले ही पकड़ा हुआ था। तो मैं थोड़ा सा चिंतित था कि नहीं, यहाँ भर्ती नहीं होना है, डॉक्टर बचा भी लेगा, पता नहीं वहाँ से कौन हाँ कुछ एनीबडी कैन डू एनी पिलफरेज, कुछ पता नहीं लगता। तो मिलिट्री हॉस्पिटल में 15 मिनट में पहुँच गया। तो मेरे एडमिट होने की DI लिस्ट के कागज़ में अभी भी लिखा हुआ है 5:45 में वहाँ पहुँचा हूँ, रीचिंग टाइम। आज मैं पढ़ के चला उसको, और एक DI लिस्ट होती है, डेंजरसली इंजर्ड लिस्ट, उन्होंने उसमें मुझे उसमें डाला। तो मैं अंदर
पहली बार मैं ऑपरेशन थिएटर देखा, वो बड़ी बड़ी लाइट, और उन्होंने मुझे कपड़े शपड़े हटाए और उसके बाद एनेस्थीसिया, यही बस ध्यान है। नेक्स्ट डे करीब 10-11 बजे मैं क्रिटिकल केयर यूनिट में मैं होश में आया, तो तब जाके मतलब खुद को लेटे लेटे मैं एग्जामिन करने लगा कि कहाँ क्या क्या है। तो दाहिना हाथ तो फिक्सेटर पे था, तो वो एक मन में जो ख्याल था कि हाथ काट दिया होगा, तो वो कटा नहीं था, फिक्सेटर पे था, रॉड से फिक्स करके उन्होंने एक पे होल्ड कर दिया था। एब्डामिन खुला हुआ कंप्लीट, ड्रेन पाइप लगी हुई, यूरिन कैथेटर लगा हुआ, दाहिने पैर के अंदर स्टिचेस, लेफ्ट चेस्ट के पास स्टिचेस। तो ये सारा देख के मैंने लगता है ज़्यादा ही लगा है, मतलब चोट ज़्यादा है ये। बट तब तक हमारे डायरेक्टर जनरल महोदय दिल्ली से फ्लाई करके पहुंच गए थे, उनको तो रात को ही खबर लग गई थी। सुपर किंग BSF एयरक्राफ्ट से उड़े, जनरल निर्भय शर्मा 15 कोर कमांडर, मेरी वाइफ, क्योंकि बच्चे हमारे साथ ही रह रहे थे श्रीनगर, 4 सेशन पढ़े वहाँ से, तो ये लोग ICU डोर पे वेट कर रहे थे। तब अजय राज शर्मा सर ने बोला कि आई एम वेरी सॉरी, यू आर वेरी ग्रीवियसली इंजर्ड, बट आई हैव डिस्कस विद द डॉक्टर्स, योर लाइफ विल बी सेव्ड, यू आर क्रिटिकल बट यू विल बी सेव्ड, डोंट वरी एंड कांग्रेचुलेशंस। तो मैं सोचा कि ये किस बात की बधाई दे रहे हैं, मतलब आधा शरीर कटा फटा है और ये मतलब बधाई दे रहे हैं। पूरा म्यूटेशन हो रखा है और ये कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं। तो बोले बाबा, गाजी बाबा इज हिस्ट्री एंड यू हैव मेड प्राउड ऑल ऑफ अस। ये मैं सुना, और सुनने के बाद जो मेरा रिएक्शन ये था कि मैं उस समय क्लाइमेक्स पे था पेन के, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। नर्व मेरी चली गई तब मुझे पता नहीं था, लेकिन सारा पेन नर्व का था। तो थोड़ी राहत की सांस हुई, मैंने कहा अच्छा, तो उस इनकाउंटर में गाजी बाबा मारा गया। मतलब एक तो ये फीलिंग आई कि यस, ही इज हिस्ट्री मीन्स ही इज किल्ड। और उन्होंने बोला कि उसका डिप्टी चीफ भी मारा गया। ठीक है, मेरा अगला सवाल था, सर मेरे कोलीग्स कैसे हैं? बोले कि बीनू इज सेफ, त्रिवेदी इज सेफ, बट वी आर सॉरी टू लूज द लाइफ ऑफ बलबीर, वी हैव लॉस्ट ओनली वन लाइफ, सो दैट इज सैड पार्ट ऑफ इट। सर वो हैं कहाँ? बोले त्रिवेदी तो बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल बारजूला में है, बीनू इज जस्ट नेक्स्ट डोर टू यू, वो दूसरे वार्ड में भर्ती है। अब मुझे लगता था मैं उससे मिलूं, पहले सबसे पहले उससे मिलूं, मतलब आई शुड फर्स्ट मीट टू माई कलीग जो थिक ऑफ इनकाउंटर में मेरे साथ था। उसके बाद रिकवरी थोड़ी चली, फिर उन्होंने 5 दिन बाद मुझको बायर दिल्ली इवैक्यूएट कर दिया। दिल्ली आए, दिल्ली फिर स्पाइनल इंजरी सेंटर वसंत कुंज, पहले एम्स में आया, एम्स से फिर वसंत कुंज गए, और मैं पूरे साल जाके 31 दिसंबर तक ट्रीटमेंट में रहा। और उसके बाद इंटेस्टाइन ने 2004 में अपना रूप दिखाया, और कोई भी मेडिसिन पेट पे हमारी फ़ायदा नहीं कर रही थी। तो डॉक्टर्स ने लास्ट में इनफ्लेक्सिमैब थेरेपी पे गए, वो करीब 1.25 लाख का इंजेक्शन आता था टू बूस्ट माई इम्यूनिटी। 6.4 हेमोग्लोबिन हो गया था। आई वॉज ब्लीडिंग डेली। मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मैं पेल हो गया था, बिल्कुल चल भी नहीं पाता था। तो डॉक्टर्स ने एम्स में फिर डिसाइड किया कि वी हैव टू गो फॉर 3 स्टेज सर्जरी एंड वी हैव टू रिमूव योर कोलोन, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज, डिसीजन इज योर्स। ऐसा हम करेंगे तो तुम्हारी लाइफ के साथ इतनी प्रॉब्लम पूरी ज़िंदगी रहेगी, लेकिन तुम बच जाओगे, और ऐसा हम नहीं करेंगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। तो मैंने बोला कि आई चूज़ द लाइफ दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो उसके बाद अप्रैल में डेट मिली सर्जरी की, मैं ऑपरेट हुआ। ऑपरेशन फर्स्ट जो हुआ उस पर मैं एक्सटर्नल बैगेज पे डाल दिया गया था। 2 अगस्त में हुआ, जब एनल पाउच बनाया तब भी बैगेज था। 3 जाके दिसंबर में हुआ, और मैं 19 दिसंबर 2007 को एम्स से डिस्चार्ज हुआ। और उसके बाद से राइट लेग की रिकवरी, फुटफॉल था, दाहिना पैर उठता नहीं था, फिर थेरेपी 1 साल 1.5 साल ये करते रहे ऑन ऑफ। और अभी भी मैं जिसको बोलते हैं सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, SAIO, परमानेंटली मेरे साथ है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो आपका एनल पाउच है उसमें पाउचाइटिस हो गया है। पाउचाइटिस मीन्स कि उसके साथ इन्फेक्शन रहता है, तो 2-3 महीने में ये हमारे साथ एंटीबायोटिक का डोज चलाना पड़ता है, तो डायरिया रहती है, और साथ साथ कई बार फूड ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, क्योंकि जब इंटेस्टाइन 4 बार खुल चुकी तो वो चिपकने का नेचर आ जाता है। तो डॉक्टर्स ने बोला कि यू आर ऑलवेज प्रोन टू दैट, ऐसा होने से आपको इमरजेंसी में ही जाना है। और मैं रिसेंटली जनवरी 2025 में भी यथार्थ में भर्ती था। मेरा नोएडा से ही मैं जा रहा था, रास्ते में हो गया,
तो सीधे इमरजेंसी में गया गाड़ी में। डॉक्टर के बारे में पता नहीं था, लकीली आई गॉट अ गुड डॉक्टर। एम्स के अपने डॉक्टर से मैंने फ़ोन पे बात कराई, मैं एडमिट हुआ, 3 दिन रहा। 3 दिन बाद उन्होंने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से फिर मुझे ठीक कर दिया, फिर मैं घर आ गया। जब ये घटना हुई सर, और इतना कष्ट आपने सहा, उस दौरान परिवार जो है आपके, एक तो परिवार में कौन कौन है और पत्नी स्पेशली, उन लोगों को उनका मतलब जीवन का दौर कैसा था, क्या वो कहते थे? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आई कि बच्चे, जब मेरा इनकाउंटर हुआ और मुझे गोली लगी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे का बोर्ड था 10th, और बोर्ड का फॉर्म श्रीनगर से भरा जा चुका था, सेंटर चेंज नहीं हो सकता था क्योंकि अरे अगस्त का महीना था। हाँ। तो वाइफ को वो ख़राब मेमोरीज़ के साथ भी नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक ठहरना पड़ा वहाँ, मुझको दिल्ली में अकेला छोड़ के। तो मेरा पूरा परिवार श्रीनगर में था जहाँ मुझे गोली लगी थी, और मैं दिल्ली में ट्रीटमेंट करा रहा था। एक तो और ये परिवार श्रीनगर में? परिवार, ये मेरा एक तो ये ट्रॉमा था, जिसमें बैच के लोग, बीएसएफ ने बड़ा सपोर्ट किया, जेके पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया। तो हॉस्पिटल में मेरा स्टेलमेट आ गया रिकवरी का। तो डॉक्टर्स ने बोला कि यू नीड ए ब्रेक, तो उन्होंने मुझे डिस्चार्ज किया 10 दिन के लिए, और 10 दिन के डिस्चार्ज में मैं सीधे श्रीनगर गया। श्रीनगर गया तो एसपी ऑपरेशन, एसओजी सब पूरा अमला आया। एयरक्राफ्ट में मुझे जेके पुलिस का वो ऑफिसर मिला जो मेरे निकलने के बाद मॉर्निंग क्लियरिंग ड्रिल में अंदर गया था, पूरी कहानी सुनाई। फिर मैं वहाँ करीब 10 दिन रहा और वापस फिर आके एडमिट हुआ। तो बच्चों के लिए ट्रॉमा की बात थी, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा की बात थी। और दूसरा साइड ये रहा कि पेरेंट्स मेरे गांव पे थे, तो उनसे मैंने बात 70-72 दिन तक छुपा रखी थी। चोट तो लग गई मुझे, लेकिन कितनी लगी ये नहीं बताया था मैं। मोबाइल का टाइम था नहीं कि फ़ोटो खींच के भेज दूँ। तो उनके साथ उनको मैंने होल्ड पे किया कि मुझे देखने मत आओ। फादर जब आए करीब मोर देन 73-74 डेज, जो भी रहा हो, ये अंदाज़ा था वसंत कुंज। तो जब उन्होंने मुझे बेड पे देखा, उस समय मेरा दाहिने हाथ की डिब्राइमेंट चल रहा था, यानी वो नाइफ से स्किन को काटते थे, उसमें जेंटामाइसिन के वीट्स अंदर घुसाते थे, फिर उसको, क्योंकि इन्फेक्शन उनको रोकना था, तो ये डेली ड्रिल चलती रहती थी। तो ये सारे पोजीशन में मैं जिस तरह से एडमिट था, जब वो आए मुझे देखने के 2 मिनट के अंदर एकदम बौखला गए वो, गुस्से में, मतलब कि तुमने अपनी क्रिटिकलिटी मुझसे इतने लंबे दिन तक क्यों छुपाई? तुम्हारे दिमाग में शायद ये रहा होगा कि मैं बड़ा बुज़दिल हूँ, मैं तुम्हें इंजर्ड नहीं देख पाऊँगा, मैं कैसे देखूँगा, तुम मुझे इतना कमज़ोर समझते हो। तो मुझे उनका इमोशनल मैनेजमेंट करने में 10-5 मिनट लगे कि नहीं, ये मेरा इंटेंशन नहीं था। आई नेवर वांटेड टू शो यू माई दैट बैड कंडीशन। पेट ओपन रहता था कि मैं आपको ऐसा परिस्थिति दिखाऊं। मैंने सोचा थोड़ा मैं नॉर्मल हो जाऊं, उठ के बैठ सकूं तो आपसे बात करूं। फिर वो थोड़ा कूल डाउन हुए। तो ये ट्रॉमा तो सबसे ज़्यादा, पेट वाले ट्रॉमा बहुत ज़्यादा रहा घर में। कोई वैद्य नहीं बचा, कोई ज्योतिषी नहीं बचा जहाँ हम गए जब हम मर रहे थे, कोई मज़ार नहीं बची, क्योंकि लाइफ डेली जा रही थी। कभी सर्जरी की डेट मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। एम्स का स्ट्रगल अलग था इनिशियल डेज़ में। बाद में एम्स से जब मैंने पर्सनल अपना रेपो बना लिया तो इतना बढ़िया एक्सपीरियंस भी नहीं रहा। मतलब आज के 12 बजे रात को मैं अपने डॉक्टर को कॉल कर सकता हूँ। मैं जब उनको पता लगा तब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। शुरुआती दिन में स्ट्रगल था, अखबार ले गए, बैठ गए, अपने टर्न का इंतजार कर रहे हैं, ओपीडी में कब हमारा टाइम आएगा। इतने पेशेंट भी, वो भी बेचारे थोड़े इतने मजबूर पेशेंट रहते हैं, हैंड्स फुल होते हैं। सही बात। जब उन्हें पता लग गया देन दे सपोर्टेड मी वेरी वेल। सर जब ये घटना हुई, एक चीज़ तो पहले मैं ये पूछूंगा, ये जो गोली लगती है उस वक्त की फीलिंग क्या होती है, क्या होता है? देखिए, गोली 1900 से 2100 टन पर स्क्वायर इंच के प्रेशर से निकलती है बैरल से, जब बैरल से बाहर होती है, और वो जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी में जाती है वो पता तो लगता ही नहीं है। अच्छा। कुछ नहीं पता लगता। वाइटल ऑर्गन, अगर उसने आपका वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट कर दिया तो इट्स वेरी फैटल, अ पर्सन कैन डाई इमीडिएटली। अगर वाइटल ऑर्गन नहीं डैमेज्ड है तो जो उसका कॉन्सिक्वेंस है, ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, नर्व कट गई, तो एक तो पहला इफेक्ट वो देता है, घबराहट का इफेक्ट तो देता है। और मुझे प्यास भी लग रही थी, वो इफेक्ट मेरे पे भी आया। लेकिन इस इफेक्ट में 2 चीज़ बड़ा ओवरराइडिंग दिमाग में रहा। एक तो ये रहा कि मेरा जो ऑफिसर सीढ़ियों से निकला, बाद में ट्रैप हो गया था, उसकी वाइफ फैमिली वे में थी और वो भी कश्मीर में ही थी। तो मुझे लगता था यार
अगर ये इसकी कहीं कैजुअलिटी तो नहीं हो गई, यानी लोगों के जीवन के प्रति श्योरिटी नहीं थी, ये था कुछ भी हो सकता है। दूसरा लीडरशिप, बिकॉज आई वॉज लीडिंग द ऑपरेशन, आई वॉज इन चार्ज ऑफ द बटालियन। ये तो सक्सेस स्टोरी सब अगले दिन पता लगी, उस समय तो यही लगा ना कि मतलब ये हो गया। और थोड़ा सा ये भी बैड फीलिंग भी आती है, लाइक कि शायद बड़ा लाइफ कम रही। एंड डेली वी यूज टू dispatch the body of martyrs. You may be another person in that list. वो जो फिल्मों में दिखाते हैं कि जिंदगी आंख के सामने से गुजर जाती है, ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल 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 ऐसा होता है, उटपटांग ख्याल आते हैं, बट उस स्टेज में मैं नहीं गया था। रीज़न भी कि ईश्वर की एक कृपा रही कि मैं बड़ा सेंसिबली बातचीत कर रहा था, मतलब ब्रेन से बिल्कुल सही था मैं। और एक पैर मेरा न्यूरोलॉजिकली गड़बड़ हो गया, दूसरा पैर चल रहा था और एक हाथ चल रहा था, दूसरा हाथ लटका हुआ था, और मुझको मेडिकल एड बहुत जल्दी मिल गया। ये भी अगर मैं दर्शकों के समझने के लिए, ताकि उनको ज़रा फील तो हो कि आप लोग क्या सहते हैं, ताकि हम जो है वो आराम से सो सकें, वो दर्द को अगर आप जो उस वक्त आप फील कर रहे थे, अगर उसको शब्दों में बयां कर पाएं कि वो कितना था। दर्द का ये आलम था कि मैं 3600 mg गैबेंटीन खाता था, 3600 mg एक दिन में पेन किलर, और मैं ट्रिप्टोमर, ट्रामाडोल, ये दोनों बड़ी पेन किलर, बड़ी हार्ड पेन किलर हैं, ये 2 टैबलेट भी खाता था। तो रूम के अंदर जब स्वीपर पोछा लगाता था तो उसके पोछे के कपड़े से भी अगर बेड टच हो गया ना तो लगता था मेरी जान निकल जाएगी, मैं इतना पेन में था। लास्ट में इतनी दवा खाने के बाद और 2007 के सर्जरी के बाद मैं मार्फिन लगता था, मुझे स्पाइनल कार्ड से मार्फिन लगता था, बट वो मैं 3 दिन ही लिया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा कि पेन अब ज़िंदगी का पार्ट है। और बाद में पेन क्लिनिक एम्स के अंदर डॉक्टर दुरेजा, वो जो फेमस पेन क्लिनिक स्पेशलिस्ट, उन्होंने डेपोमेड्राल का पूरा कोर्स मेरे वेन में चलाया, और पूरा उन्होंने अपने पेन क्लिनिक में 1 महीने मेरे पर ट्रायल किया, और 1 महीने के बाद बोला कि कुछ पेन कम हुआ? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हुआ। तो बोले फिर क्यों सुई ले रहे हो, बंद कर दो। फिर न्यूरोलॉजी, मतलब न्यूरो साइंस ने मेरे लेरिका कैप्सूल शुरू की, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, डॉक्टर गरिमा शुक्ला ने। तो मैंने बोला कि मैडम बंद कर सकता हूँ? तो बोली कि इफ़ यू कैन लिव विथ पेन यू स्टॉप इट। उसके बाद मैंने पेन अडॉप्ट कर लिया दाहिने पैर का, और अभी भी मेरे पास मेरे पैर में एक डिक्लोफेनिक इंजेक्शन का पेन है। इतना पेन 24/7 मुझे रहता है दाहिने पैर में, क्योंकि न्यूरोलजिया है, रेडिकुलोपैथी है, न्यूरो पेन शूटिंग चलता रहता है पैर में, और पैर वीक भी हो गया क्योंकि इसका ये जो क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग से बहुत वीक हो गए, और इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को इंटरवीन उनको करना है, उसके लिए MRI चाहिए। तो उन्होंने बीच में खाली CT माइलोग्राफी करके इसका रिजल्ट निकाला था कि नर्व में इंडेंटिंग हो गई है, तो वो छोड़ दो, जैसे भी है उसका कोई इलाज मत करो। तो आई एम लिविंग विद पेन। आपकी ज़िंदगी को उस वक्त भी कहा गया था कि कुछ ऐसे रेडियो मैसेजेस सुने गए थे कि जिसने गाजी बाबा को मारा है उसको ख़त्म कर देना है, बदला लेना है, और आज भी आपकी ज़िंदगी को खतरा है क्या? क्योंकि उनके दिमाग में तो यही होगा कि इसी ने मारा है गाजी बाबा को और जिंदा है। नेचुरली जैश बड़ा ड्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन है, जैश मोहम्मद ट्रैक करता है। उसके बाद उन्होंने एक मैसेज दिया था कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मोहतरम, हमारे आँखों के ताज, आँखों के नूर मोहतरम गाजी बाबा नहीं रहे। हम उनके कातिलों को पैगाम देते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। फिर 1 साल बाद में एक कोर्ट में बयान देने के लिए श्रीनगर तलब हुआ था, तो थ्रेट आया था, तो श्रीनगर एयरपोर्ट पर BSF ने अरेंजमेंट किया था। उसके बाद मैं कोर्ट कचहरी के सिलसिले में कभी नहीं गया, और जब तक मैं ट्रीटमेंट में था तब तक तो सिक्योरिटी वगैरह भी थी। और उन्होंने बदला BSF से काफ़ी भयानक बदला उसके बाद लिया। लोअर मुंडा BSF बस अटैक अगर आप सर्च करें तो हमारे इनकाउंटर के साल ही फैमिली, बच्चों, बेगुनाहों को छुट्टी बस आ रही थी, उसको लोअर मुंडा के पास उन्होंने ID ब्लास्ट किया था, और 16 कैजुअलिटी BSF की हुई थी, और डेड बॉडी रखने की जगह नहीं थी। और उन्होंने वही नहीं किया। आप दशहरा 2017 सर्च करेंगे तो BSF कैंप एयरपोर्ट श्रीनगर के पास नूर उत्तराली ने जो अटैक किया था, जैश का अटैक का करवाया था जेल से छूटने के बाद, वो भी BSF पे अटैक हुआ था। तो उन्होंने BSF को तो ट्रैक किया और कोशिश की कि हम उसका बदला लें, लेकिन जैश की कमर टूट चुकी थी। 13 साल तक तो जैश खड़ी नहीं हुई। 2003 के इनकाउंटर के बाद 2 जनवरी 16
पठानकोट अटैक से पहले तो कोई जैश का अटैक हुआ नहीं। सर, जब ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद एक बार के लिए कम से कम आपको सोचना चाहिए, और ख़ास करके मैं चाहता हूँ वो इकोसिस्टम, वो जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं जो कि आतंकियों की क्या मजबूरी रही होगी कि उसने बंदूक उठाया, उसका पिता तो जो है वो टीचर था, ये था वो था बोलते हैं, उनको समझना चाहिए कि तुम ये बोलने के लिए भी जिंदा हो इसलिए क्योंकि कोई आदमी रोज़ मर रहा है, इतना दर्द सह रहा है। सर, जैसे ये बुरहान वानी था या जो आपने कश्मीर में देखा, अगर आप उसको थोड़ा दर्शकों के लिए समझाएं कि वो कश्मीर में इन लोगों को इतना सपोर्ट जो मिलता है वो कैसे मिल जाता है, और ये बुरहान वानी ये क्या चीज़ था? एक्चुअली बुरहान वानी तो टोटल क्रिएशन ऑफ सोशल मीडिया था। 2004 अंत तक, यानी बाय एंड ऑफ 2004 टेररिज्म बहुत डाई डाउन हो गया था। श्रीनगर लाइफ एज यूजुअल हो गई थी कश्मीर में। 2005 बहुत बेहतर था और ये सिलसिला 2010 तक चला। जो काम किया बीएसएफ ने, जेके पुलिस ने, आर्मी ने, उसका रिजल्ट आपको बड़ा लॉन्ग लास्टिंग दिखा। थोड़ा एक इशू हुआ था जो आपके अमरनाथ यात्रियों के लैंड वाला मुद्दा, बालटाल वाला, जिसको लेके इन्होंने एक सोशल मीडिया में पब्लिक के बीच एक इतनी अफवाह और एक गलत मैसेज दिया कि पूरा वैली दो पार्ट में बन गई थी। जम्मू एंड कश्मीर दो अलग अलग धड़े बन गए थे। वहाँ से पब्लिक के अंदर इन्होंने अनरेस्ट शुरू किया, आपका हक जाएगा एटसेट्रा, ये तो ज़मीन है किसी पर्टिकुलर काज के लिए अलाट हो रही है। एक उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन बनाया। फिर टेररिज्म 2013 में धीरे धीरे रिवाइव करना शुरू हुआ और 14-15 में बुरहान वानी आ चुका था। लोकल कश्मीरी लड़का था, कोई इतना तगड़ा लड़ाका भी नहीं था। बुरहान वानी जब इनकाउंटर में मारा गया तो एक राउंड गोली नहीं चला पाया, लेकिन उसको सोशल मीडिया में इतना हाईलाइट किया, देखने में भी थोड़ा खूबसूरत था। तो वहाँ थोड़ी से वो यूथ है, डरपोक था आप कह रहे हैं? पूरा डरपोक था। एक राउंड तो चलाता मैगजीन से जब ट्रैप हुआ, तो मरने से पहले उसको अपनी गन तो फायर करनी थी, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी चलाने की। इनकाउंटर में मारा गया और एक साथी भी मारा गया। तो बुरहान वानी को ऐसे इन्होंने महिमा मंडित बहुत कर दिया था बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, और रेडिकलाइज यूथ थोड़ी उससे कनेक्ट करती थी खुद को। उससे ज़्यादा तो ड्रेडेड मूसा था जो पाकिस्तानी टेररिस्ट था, उसका बल्कि लाइफ आगे लंबा चला, मारा वो भी गया। उसके प्रशंसा में तो गीत बने थे, लोकल बच्चे गीत गाते थे उसके तो लिए। ये लोग रेडिकलाइज करते कैसे हैं कश्मीर में, जो आपने देखा है? और उस दौरान 90s के दौर में जब आप जी, थे, जहाँ जी। कश्मीर में टेररिज्म एकदम चरम पे जा रहा था, कैसे रेडिकलाइज करते हैं, यूथ को पकड़ते कैसे हैं? इसमें क्या करता है कि ज़्यादातर ये लोग यंग एज के बच्चों को टारगेट करते हैं। बच्चे घर में तो कुछ कह के कुछ जाते हैं, लेकिन जब वो पहुंचते हैं स्कूलों में, तो स्कूलों में उनका पीयर ग्रुप सेम एज का होता है। और मदरसा इसका सबसे बड़ा सेंटर है, क्योंकि मदरसे के अंदर टोटल खाली एक रेडिकल इस्लामिक थाट ही पढ़ाए जाते हैं कि आप मतलब यही है दुनिया, इसके बियॉन्ड दुनिया नहीं है। आप एक रिचुअल फॉलो करते हैं विच इज़ वेलकम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, एनीबडी कैन फॉलो द रिचुअल। लेकिन भारत की सुरक्षा के प्रति या भारत को एक अलग नज़रिए से पेश किया जाता था। उस टाइम में 15 अगस्त 26 जनवरी का सेलिब्रेशन का ऑर्डर निकलता था, उसकी भाषा होती थी इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया विल बी सेलिब्रेटेड। मतलब जैसे कि आप इंडिया में नहीं हैं। सरकारी दफ्तरों की भाषा होती थी। अरे, हम लोग भी कश्मीर गए तो वहाँ पूछते थे कहाँ से आया, इंडिया से आया। सरकारी दफ्तरों की भाषा होती थी। उसके बाद जो बीच में इंसेंटिवाइज हुआ बिकॉज ऑफ ह्यूज टेरर फंडिंग, जो पत्थरबाजों का ग्रुप पकड़ा गया, जब उसकी जांच हुई एनआईए के केसेस का 2017 में, तो फाइनली जो पूरा टेम्पलेट उभर के आया कि ये तो पूरा पैसे का खेल है, कोई रेडिकलाइज नहीं हुआ है। मस्टर रोल पर इतना तगड़ा पैसा मिल रहा है कि 3-3 शिफ्ट पत्थरबाज कमा रहे हैं। दिन में 10 बजे अनंतनाग में पत्थरबाजी करते हैं, 12 बजे श्रीनगर शहर में करते हैं, और 3 बजे दिन में बारामूला रोड पे भी करते हैं। सेम पत्थरबाज 3 टाइम का पैसा लेते 3 टाइम का पैसा लेते हैं 3 शिफ्ट में। और ये पैसा बड़े ही वेल आयल्ड मशीनरी की तरह से उनको तो डिलीवर एक होता शिफ्ट था। का कितना मिलता था? उस समय स्टार्टिंग में तो 1000-1500 पा जाते थे ये। अच्छा। जिन्हें कम पत्थर मारा वो 500 पाता था। मतलब डिपेंड करता था वो कितना इंगेज कर रहा है इस अपने पवित्र काम में खुद को। तो पत्थरबाजी का जो पूरा ग्रुप पकड़ा गया, उस ग्रुप से ये पता लगा कि बेसिकली ये तो फुट सोल्जर हैं, इनको हैंडल कोई और कर रहा है। पूरा प्लान बनता था, प्रोग्राम, टाइम, तारीख, ग्रिड रेफरेंस, यहाँ इतने बज के इतने बजे यहाँ पर पत्थर मारना है, इस पत्थर को ये ग्रुप मारेगा पत्थर।
ये पकड़े भी गए इसी चक्कर जैसे में। ऑफिसेज में रोस्टर आता है आपका? रोस्टर, यस, रोस्टर शब्द ही यूज है अच्छा, एनआईए के मुकदमे में, रोस्टर शब्द ही यूज है कि पत्थरबाजी का रोस्टर ड्यूटी निकलता लगती था, ड्यूटी लगती थी। और सबसे बड़ा हुर्रियत पैरेलल सरकार चलाता था बैठ करके दफ्तर से, फरमान जारी करता था, उनका दफ्तर कोई रेड करता नहीं था। उनको इतना बड़ा एक मान दे करके आदमी रखता था, भैया नहीं ये नहीं जाना। यानी देश के अंदर ही, कश्मीर के अंदर ही, श्रीनगर के अंदर ही हुर्रियत ने एक अपनी अलग डोमेन बना तो वो तो दिल्ली की सरकारें उनको इतना तवज्जो दे रही थी, तो वो भी अपने चल रहे थे। मतलब हम चलते थे, अरे ये जिलानी साहब का घर है, 16 फीट की बाउंड्री वाल है, अरे ये जिलानी साहब का घर। यानी उसको ऐसा हुआ बना रखा था जैसे जिलानी साहब कोई खलीफा हो, कोई जिलानी साहब जो है सदर रियासत हों। इस तरह की बातें लोग करते थे। और जब उनकी फहरिस्त खुली, जब पूरे एविडेंस आए, केस दर्ज हुए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में, तो पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आया। वो तो पाकिस्तान का पैरेलल एक्सटेंशन काउंटर है जिलानी साहब। हाँ, और क्या। और वो तो नरेंद्र मोदी सरकार ने आके बंद किया कि इनसे बात करने की जरूरत ही नहीं, नहीं। बहुत फर्क पड़ा है। हाँ। 14 के बाद तो बहुत फर्क पड़ा है। आपने मेजर फर्क क्या देखा है मोदी सरकार के आने के बाद कश्मीर में? मेजर फर्क मुझे ये दिखा कि जो आप फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस, पहले भी कोई ऑपरेशन करने से तो नहीं रोकता था, ये मैं नहीं कह सकता, ऑपरेशनल फ्रीडम तब भी थी, बट अभी के टाइम में ऑपरेशनल फ्रीडम ये है कि एक तो सबसे बड़ा इनैक्टमेंट ऑफ लॉ, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत आप उन केसेस को दर्ज करते हैं। पहले कोई प्रिवेंटिव लॉ लग जाता था लोकल, प्रिवेंटिव लॉ में आदमी 10 दिन 15 दिन के अंदर बेल में वापस आ जाता था। दूसरा जो सबसे बड़ा फर्क पड़ा, इनका जुडिशियल कस्टडी का। जितने टेररिस्ट हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं, सस्पेक्ट हैं, फंडर्स हैं, उनके लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, इन लोगों का श्रीनगर जेल अड्डा बना हुआ था। पकड़े गए, दे आर इन ए होम नेक्स्ट टू देयर होम, यानी जेल इनके घर का एक एक्सटेंशन काउंटर था। लेकिन इस सरकार के टाइम में जब ये जोधपुर में रहे, जब ये जैसलमेर के 52 डिग्री टेम्परेचर में जुडिशियल कस्टडी में रहे, मदुरई चले गए, जगाधरी जमुनानगर के जेल में गए, अंबाला जेल में गए, तब इनको पता लगा, हीट ऑफ द जेल इनको पहली बार पता लगा। और जेल के साथ डिफ़िकल्ट बेल, दोनों मतलब डबल रहा। भाई यूपीए एक्ट में कहाँ 90 दिन तो वैसे बेल नहीं होती है, और चार्जशीट आप 180 दिन तक दाखिल कर दिया था। आप खुद ही सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो रोस्टर लगा के और पैसे कमाने वाले पत्थरबाज अगर रुक सकते तो पहले भी रुक सकते थे। रुक सकते तो 2017 में 3 रेड हुई हमारी, 2017 के अंदर 3 रेड एनआईए ने किया, और तीनों रेड में इनकी कमर तोड़ दी। अशिया अंद्रावी, अल्ताफ फंटूस, बिट्टा कराटे, यासिन मलिक, शब्बीर शाह, मशर्रत आलम, इनको कौन टच करने वाला था? आज के तारीख में जेल की हवा खा रहे हैं, बेल नहीं होने वाली है। और क्यों अचानक रुक गई पत्थरबाजी? यासिन मलिक की तो प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो आती थी, मनमोहन जी के साथ। ये अपने घरों में लगा रखे थे। अच्छा। अरे इनके घर में आप रेड करिए तो वहां भी जो फोटो खिंचा के जाते थे, फ्रेम में लगा के रखते थे, तो हम अंदर घुसते थे, हम देखते थे कि अरे ये फोटो इनके यहाँ, यार बड़ा खास आदमी होगा। मतलब एक झूठा फाल्स नोशन। मतलब यू आर डैमेजिंग द कंट्री एंड यू आर डेकोरेटिंग योर ड्राइंग रूम विद द सदर रियासत, और आप इस तरह का नोशन दे रहे हैं कि साहब आप बड़े क्लोज हैं। ये जो कश्मीर वाले जो परिवार हैं, जिनको नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोग जो हैं, कुछ परिवार अपने बच्चों को तो बाहर पढ़ने भेजते हैं, यहाँ के बच्चों को जो है इसी सब में फंसा के रखते हैं, ये दोनों परिवार जो हैं, इनका क्या रोल था कश्मीर की स्थिति को खराब करने या खराब बने रहने देने में? देखिए क्या है, तो डबल स्टैंडर्ड तो रहा ही है, क्योंकि कहते हैं ना कि ये पत्थरबाज दूसरे के घर में ही पैदा हो, हमारे घर पैदा नहीं होने चाहिए। इसमें कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है जिसको एजुकेशन और का असल माने नहीं पता है, लेकिन इसमें दूसरे बच्चे इन्वॉल्व हों, आवाम की पब्लिक इसमें एसोसिएटेड रहे, गरीबों के बच्चे हों, जो ऐसे सिटीजन हैं जो लोअर मिडिल क्लास के, उनके बच्चे इन्वॉल्व हों, तो मुझे लगता है कि इसकी सीरियसनेस में गेम तो सबने खेला है। इन्होंने स्क्रूपुलस काम नहीं किया है। 2002 का इलेक्शन आपके सामने है, 2002 के इलेक्शन में मैं कश्मीर में था, 1996 के इलेक्शन में मैं कश्मीर में था, 2002 में तो मतलब OGW और टेररिस्ट ने ओपन कैंपेनिंग की है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए वहाँ। ये तो हमारे आँख के सामने हुआ है। कैसे हो सकता है आप बताइए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के तहत आप इलेक्शन करा रहे हैं, आप वहाँ उम्मीदवार हैं, आप शपथ ले रहे हैं, कैंडिडेचर का फॉर्म भर रहे हैं, आपकी कैंपेनिंग टेररिस्ट कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी डैमेज हुआ। कश्मीर का इलेक्शन आपने जो देखा 96 वाला स्पेशली, कैसा होता था वो इलेक्शन? 96 का इलेक्शन आतंकवाद शुरुआत के बाद का पहला इलेक्शन था। 96 के इलेक्शन को लेके कई अप्रहेंशंस थे, ख़ास करके टर्न आउट ऑफ द पोलिंग स्टाफ, तो वो एक चैलेंजिंग था।
और उसमें आप डेटा भी देखेंगे तो बहुत कम वोटिंग हुई थी। लेकिन सवाल ये नहीं था परसेंटेज का। अब आप देखिए पिछला इलेक्शन रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, मोर देन एनी हिंटरलैंड स्टेट। तो इससे लगता है कि वोटिंग के लिए तब भी लोग आना तो चाहते थे। दिन में 12 बजे तक कोई पोलिंग बूथ पे नहीं गया। मैं नोडल ऑफिसर था साउथ कश्मीर का, 52 बटालियन का इंडक्शन मैं हैंडल कर रहा था 1996 में। कोई वोट देने नहीं गया। अंदर से फिर फीलर आने शुरू हुए हमारे पास, सिविलियन आने शुरू हुए, पर्ची बंकर पर फेंक के जाने शुरू हुए कि हमारे मस्जिदों के तरफ कोई आके ऐलान कर दे, आपकी पेट्रोलिंग ऐसे ही घूम जाए तो हम वोट देने जाना चाह रहे हैं। यानी वहाँ का वोटर अंदर से डरा था लेकिन वोट देना चाहता था, बट वो ये ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था। वो चाहता था कि वो वोट भी दे और पब्लिक को कहे नहीं 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 मैं जाना नहीं चाहता था, वो तो इन लोगों ने हमें कोक्स किया, इनकरेज किया तो हम गए। वो इस दुविधा में चल रहा था। उसको नहीं पता था कि कश्मीर की नाव जा कहाँ रही है। और टेररिज्म जब ऊपर रहता है, अपर हैंड होता है, तो पब्लिक भी उधर ही चली जाती है। सही बात है। और आपका इन्फोर्समेंट तगड़ा है तो पब्लिक आपकी बात सुनती है। तो आम पब्लिक कंफ्यूज्ड ही रही है। वो प्रो अगेंस्ट की कोई बात नहीं है, वो तो चाहती थी प्रोसेस में शामिल होना। सर जब इनके डर से नहीं ये हुई। सारा दौर कश्मीर में आपने देखा हुआ है, ऐसे ऑपरेशन की जीवन लेके चल रहे हैं, और जब आप किसी कन्हैया कुमार को कहते हुए सुनते हैं कि अरे वहाँ तो आर्मी जो है वो रेप करती है, या कोई कहता है कि अरे अफस्पा की क्या ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब ये झेलने के बाद जब सुनते हैं तो गुस्सा आता है, क्या लगता है? ये बहुत ही ये सोशल मीडिया, ये पूरी सोच ही सोशल मीडिया की पैदाइश है। और ये पूरे स्कीम में ये चीज़ चुनते हैं। रेप की बातें कह रहे हैं, मतलब रेप का सिर्फ एक मोलेस्टेशन, एक सेक्सुअल वायलेंस का अगर छोटा सा भी केस मिल जाए, या अगर कभी कहीं रिपोर्ट हुआ होगा, तो उस छोटे से केस को भी हम लोग ये लेके चलते थे कि अगर प्रूव हो गया तो ये जाएगा 10 साल जेल। और ये कितना बड़ा फ्रॉड है कि फेमस केस है पहलगांव का, जिसमें आरोप लगा था बीएसएफ पेट्रोल के ऊपर। टाइम्स मैगजीन में निकला था ये न्यूज़, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब इसको लेके वरीड थे कि क्या हुआ। उस कोर्ट मार्शल का मैं मेंबर रहा हूँ। अच्छा। वो ट्रायल, ओपन ट्रायल अनंतनाग में हुआ है, मैं उसका मेंबर था। टोटल फॉल्स एलिगेशन। और वो फॉल्स एलिगेशन लास्ट में जो एग्रीव्ड लड़की कोर्ट के अंदर ओपनली बोल दी थी कि रोज रोज पेट्रोलिंग आती थी, हमारे पापा को तंग करती थी, टेररिस्ट आके ठहलते थे, तो उन्होंने 2-4 थप्पड़ मार दिया, तो मैंने जानबूझ के आरोप लगा दिया कि रेप किया है। बताइए। और उसमें फोरेंसिक लैब वाले फंसे, एसएचओ थानेदार का बयान हुआ, डॉक्टर का बयान हुआ जिसने टेस्ट किया, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करने वाले तहसीलदार साहब का बयान हुआ, लड़की का बयान हुआ, उसके फादर का बयान हुआ, मदर का बयान हुआ, और टोटल केस डिस्प्रूव निकला। यानी टोटल फॉल्स एलिगेशन था। लेकिन उससे पहले बदनामी तो हो चुकी थी पूरे पेट्रोल पार्टी की। उनकी बच्चियां शादी करने लायक थी, 55 साल के हवलदार थे। ऐसा पेट्रोल दिन में 11 बजे, जिसको असिस्टेंट कमांडेंट हेड कर रहा है, इंटेलिजेंस का इंस्पेक्टर है, 55-52 साल के हवलदार हैं, 11 आदमी बैठ के दिन में रेप करेंगे एक परिवार में, जिसके अंदर पूरा फैमिली वहाँ बैठी हुई है। डे लाइट में पूरी कोर्ट गई घटना वारदात पे। 5 दिन बाद हम लोग पूरी कोर्ट वहीं लेके गए जहाँ घटना हुई थी। पूरा हमने सीन को रिप्लिकेट किया, और एक आदमी बता देता उसमें कि ये घटना हुई है। उन्होंने कहा साहब ये क्या तमाशा हो रहा है। और बाद में सारे कोर्ट में कलई खुल गई, एक्विट हुए वो लोग। बाद में हम लोगों को रिव्यू का भी आया कि नहीं आप रिव्यू करिए इसको। रिव्यू भी हमने किया, कोई एविडेंस नहीं मिला। एविडेंस नहीं मिलना अलग बात है, फॉल्स एविडेंस क्रिएट करना, ये चीज़ तो किसी ने वहाँ नहीं कहा कि साहब ऐसा भी होता है। तो किसी को आप डिफेम एक बार कर दीजिए सोशल मीडिया में, पब्लिक डोमेन में, उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। उस डिफेमेशन को बेचारा वो मतलब अंडू नहीं कर पाता, उसको अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है। तो ये जो इस तरह के कहने वाले लोग हैं, इनका एक सेट माइंड है, वो इस तरह की सोच को लेके आगे बढ़ते हैं, यही बात उनको फैलानी है। और ये जो लोग फैलाते हैं कि अफजल गुरु जो है वो बड़ा निर्दोष था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, अफजल गुरु वाकई निर्दोष था? अफजल गुरु का तो प्रॉपर एफआईआर नंबर पोटा 2001 का पूरा केस इन्वेस्टिगेट हुआ है, उसका पूरा ट्रायल हुआ है। ट्रायल के अगेंस्ट अपील सुप्रीम कोर्ट तक गई, राष्ट्रपति महोदय तक गई। तो पूरी लीगल स्क्रूटनी के थ्रू उसकी पूरी चार्जशीट गई है। तो उसके ऊपर जो पार्लियामेंट अटैक में कॉमन कॉन्स्पिरेसी का एक्टिव मेंबर होने का एक उस पर आरोप लगा था, जो गाजी बाबा का राइट हैंड था, तो अफजल गुरु कैसे निर्दोष हो सकता है? इस देश में निर्दोष को फांसी हो कैसे सकती है? हमारा लीगल फ्रेमवर्क इतना तगड़ा है।
उसके खिलाफ तो सारे हार्ड एविडेंस थे। तो इसको निर्दोष बताने वाले भी एक मतलब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, कैसा कहते हैं वो। गाजी बाबा को लेके जो टिप आपको मिल रही थी, कुछ टिप अफजल गुरु ने भी दी थी? नहीं, मैं उस समय नहीं जानता था, फ्रेंकली स्पीकिंग। अफजल गुरु को नहीं इतना जानता था कि कोई उसका लेग वर्क करता है, कोई उसका ख़ास आदमी है जो उसके तक लॉजिस्टिक पहुंचाता है, लेकिन वो आदमी कौन है तब हमें नहीं पता लगा। नहीं तो ये तो शायद बहुत पहले ही पैकअप हो जाता, ये तो हाँ बहुत पहले हो जाता, फिर तो हम लुटा कोर्ट लेते। तक की जरूरत ही नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कई लोगों को ऐसा ही लगता है कि इनका पैकअप उधर ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इधर छाती पीटने वाले बहुत हैं। हाँ हाँ सही बात है। मतलब सिक्योरिटी को मुद्दे को लेके तो मतलब कंप्रोमाइजिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा की बात है। सर, एक आखिरी चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जी क्योंकि आपने इस चीज़ को जिया है, मर के भी फिर जिंदा होके और अब जी रहे हैं और रोज़ जी रहे हैं, रोज़ मरने वाली स्थिति है। इस देश में जो लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र होने की जो सुविधा है, जो आपके पास पावर है, कई बार उसका मिसयूज शुरू कर दिया है और देश की जो सुरक्षा, देश की जो बात होती है, नेशनलिज्म जो होता है, उसको ताक पे रख दिया है। आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे कैमरे में देख के? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो राष्ट्र सुरक्षा है ये सबसे बड़ा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का या उसके सरबराह लोगों का अपना इंटरेस्ट हो सकता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका अपना एजेंडा होता है, उसके अपने एम्बिशंस होते हैं। वो अपने एजेंडा और अपने कोड कंडक्ट और अपनी जो पब्लिक के सामने चीज़ें पेश करनी हैं वो अलग करें, वो करते रहें। एवरीबॉडी इज़ इंटाइटेड टू डू इट। लेकिन वह चीज़ जो डायरेक्टली राष्ट्र के सुरक्षा को अफेक्ट करती है, जैसे इन्फिल्ट्रेशन, द कंपोजिशन ऑफ द बॉर्डर पॉपुलेशन, उसके बाद बॉर्डर फेंसिंग, उसके बाद जो इन्फिल्ट्रेशन है, ह्यूमन स्मगलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उसके बाद इनैक्टमेंट ऑफ लॉ है इनको रोकने के लिए, इन मुद्दों को तो कभी किसी को कॉम्प्रोमाइजिंग नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। टेरर आउटफिट के पक्ष में बातें करना, उनके खिलाफ मुकदमे हैं उनको उठा लिए जाने की बात करना, उठाए गए हैं, इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ मुकदमे भी उठे हैं, ऐसे भी दृष्टांत हैं यूपी में कि मुकदमे उठा लिए गए, क्योंकि एक आध केस में तो मैं ही इन्वेस्टिगेशन में रहा हूँ, मैं गया हूँ, मुझे पता है। इंडियन मुजाहिदीन जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अभी 4 दिन पहले ही एक आउटफिट के खिलाफ सज़ा भी ऐलान हुआ है, अभी जो आजमगढ़ मॉड्यूल था, जिसने मोहनचंद शर्मा, बटला हाउस इनकाउंटर आपको पता है, सरोजिनी नगर ब्लास्ट, आपका जीके ब्लास्ट, करोल बाग ब्लास्ट, रीगल चौक ब्लास्ट, जयपुर ब्लास्ट, श्रमजीवी एक्सप्रेस ब्लास्ट, गाजियाबाद कोर्ट ब्लास्ट, गोरखपुर ब्लास्ट, शीतला माता ब्लास्ट, दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट, संकट मोचन ब्लास्ट, कालामसारी बस अड्डा ब्लास्ट, वांगनमार बस अड्डा केस, गुजरात का केस, गोकुल चाट का केस, बेंगलोर का केस, जर्मन बेकरी का केस, कोई स्पॉट छोड़ा इन्होंने हिंदुस्तान में? कोई एरिया छोड़ा है? गांधीनगर ब्लास्ट पटना, रांची ब्लास्ट, गया ब्लास्ट, कोई ज्ञान का क्षेत्र, कोई हमारे देश मतलब जिसको कहते हैं कि अवतार, मतलब बोध गया तो गौतम बुद्ध का था ने बताइए, 2-2 बार करना, एक बार नहीं मतलब 2 बार करना, ये कौन कर रहा है? इन चीज़ों से जो जुड़े हुए हैं, मतलब उस चीज़ में तो सबको इकट्ठा होना चाहिए, सारे पॉलिटिकल पार्टी को एक स्वर से बोलना चाहिए कि भाई इन चीज़ों में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। पब्लिक के बीच जब हम मैंडेट लेने जाएंगे वो बात अलग है, बट इन चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना, अपीज़ करना, खुश करना कि इससे हमको ये फ़ायदा मिल जाएगा, आई थिंक ये अवॉइड किया जाना चाहिए। और लोगों को भी करना चाहिए। भाई नेता का तो फिर भी मैं समझता हूँ कि चलिए कुछ पॉलिटिकल एजेंडा है। वोटर जो है वो नेता के चक्कर में पगलाया हुआ है, कल को कहीं ब्लास्ट होगा तो तुम ही मरोगे, नेता तो फिर भी सुरक्षा में चल रहा होगा, पर लोग नहीं समझते हैं। सर, पहले तो मैं जाते जाते आपको सलाम करूंगा कि आपकी इस जीवनी को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही आप लोगों के लिए कर दिया जाए, लेकिन जो हमारे लिए बस में वही कर सकते हैं कि आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाएं और बहुत सारे लोग इंस्पायर हों कि देश के लिए कुछ करना है। भाई देश है तो आप में, वरना कुछ नहीं है वाला। बिल्कुल सही बात। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका अच्छे सवाल किए और बड़ा बढ़िया लगा कि आपने चीज़ों को कवर किया। थैंक यू सर। और आप लोगों को ये पॉडकास्ट सुनकर कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और सर के लिए अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें, कुछ लिखना चाहें इस पूरी कहानी को सुनने के बाद, तो ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार। थैंक यू सो मच। जय हिंद।